तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 28 दिसंबर है यार, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले हम लोग डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में न्यूज एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। डिटेल में क्यों बोला है न्यूज एनालिसिस? क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं आज आप लोगों का एक एडिटोरियल का काम करेंगे, लगभग इस तरीके के न्यूज एनालिसिस है वो। तो उनके ऊपर मैं डिटेल में नजर डालने वाला हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो के एंड में आप लोगों को 5 वोकैबुलरी देखने को मिलेगी जो कि अच्छे से आप लोग जिनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के साथ में आप लोगों की इंग्लिश को भी इंप्रूव करेगी। डेली 2 क्वेश्चन आप लोग को आंसर राइटिंग के देता हूं, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर। आप लोग उनको जरूर अटेम्प्ट करा करो। एक तो आज के ही डिस्कशन से होगा और एक पुराने क्वेश्चन पेपर का होगा। एक बच्चे के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि कई सारे बच्चे काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि सर जो डेली का आंसर आप देते हो, जैसे आज मैंने आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया आप लोगों को, जो आज का डिस्कशन किया, उसमें तो हम लोगों को पता रहता है कि हम लोगों को क्या लिखना है क्योंकि वो आर्टिकल के अंदर ही डिस्कस हो जाता है। पर लेकिन सर जो यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन पेपर देते हो उसके बारे में थोड़ा बता दिया करो कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। मैं सोच रहा था कि इसके बारे में आप लोग कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, तो इसके बारे में आप लोगों को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा दिया करूंगा ताकि आंसर जो है वो आप लोग यूपीएससी का जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में भी लिख सके, क्योंकि आर्टिकल आप लोग जो लिखते हैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस रहता है। अब ये वाला आंसर राइटिंग का जो पोर्शन है उसमें आप लोग को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। कई सारे बच्चे भी यहाँ पर इसके बारे में बोल रहे थे कि सर ये क्या है, और ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो पीआईबी है, गवर्नमेंट की जो सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो रहती है उसको बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसके द्वारा भी यहाँ पर इसके बारे में बातें बताई गई हैं। हमारे देश में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तब से लेके काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली। बहुत सारी ऐसी खबर निकल कर आएगी, फेक जो नोट है वो मार्केट में चल रहे हैं। तो उसी के बारे में बार बार पीआईबी भी जो है वो यहाँ पर इन चीजों को दूर करने की कोशिश करती है। तो भी इसी के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि मार्केट में 2 नोट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक नोट है यहाँ पर जिसके ये आप लोगों को देखने ग्रीन पट्टी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ये ग्रीन पट्टी थोड़ा गांधी जी के पास में है, और दूसरा नोट यहाँ पर ये जो ग्रीन पट्टी जो है वो गांधी जी से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से एक नोट जो है वो फेक है, ये बोला गया। पर लेकिन जब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि एक नोट फेक है तो यहाँ पर बोला गया ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों जो नोट है यहाँ पर ये बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल सही नोट है। खुद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीआईबी का जो ऑफिशियल हैंडल है उसके ऊपर इनके द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर की गई। उनके द्वारा बोला गया कि कई सारी इमेजेस और जो टिकटॉक वीडियो है आज की डेट में जो व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है टिकटॉक वैसे तो बैन है, पर लेकिन व्हाट्सएप पर कंटिन्यूअसली टिकटॉक की वीडियो जो है वो शेयर की जाती है। तो बोला यह गया कि वो क्लेम कर रही है कि एक नोट इनमें सही है और एक नोट यहाँ पर इनमें फेक है। पर लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि बोथ नोट्स आर एक्सेप्टेबल करेंसी। तो ये खुद हमारी कंट्री में जो पीआईबी है, गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसके द्वारा बोला गया है, और हैशटैग पीआईबी फैक्ट चेक के तहत इनके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो देखो यार, किसी भी ऐसी कोई कंडीशन अगर आप लोगों के माइंड में आती है, कोई भी ऐसी कोई बातें बताता है, तो उनको आप लोग इस तरीके से मत देखा करो कि हाँ फालतू की बातें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चलती हैं, तो उसको आप लोग माइंड में क्लियर रखा करो, ठीक है। तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये सारी फेक इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली र्यूमर फैलाने का काम करती है। तो ये खुद यहाँ पर पीआईबी के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात बताई गई है, वरना ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ऐसी ऐसी बातें कर, ठीक है। आगे चलते हैं, आज की एक मोटिवेशन कोड देखते हैं। बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिंदगी में, आप लोग अगर अकेले होते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो रखी है, पर लेकिन मुझे लगता है कि यार वो जिंदगी का आप लोगों का सबसे बेहतरीन टाइम होता है, आप लोगों को एक पैटर्न में लाने के लिए, आप लोगों को अपनी खुद की अंदर की पावर को पहचानने के लिए। तो अगर किसी को अभी अकेले में अगर रोना भी आ रहा है तो इंसान है कि रोना आता है तो रो लेना चाहिए, उससे मन हल्का हो जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन हाँ, आप लोग हमेशा अपने आप को इस प्रोसीजर में से जब निकलते हुए चलेंगे, एक नया इंसान और एक मजबूत इंसान पाएंगे। तो अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहद मजबूत बना देता है। तो आप लोग जब भी इसमें से निकलकर आगे निकलेंगे तो आप लोग अपना एक नया वर्जन, जैसे नहीं आईफोन के नए नए वर्जन आते हैं, तो ऐसे आप लोग एक नया वर्जन अपनी जिंदगी का पाओगे, और वो वर्जन हमेशा आप लोगों को नए डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और आप लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के भी काम करेगा। तो हमेशा अगर कोई ऐसा माहौल रहे जिंदगी में तो उसको देखकर परेशान या फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये जिंदगी का पार्ट है और इसी के साथ में डील करना जिंदगी का आर्ट है, ठीक है। प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके साथ में डील करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तब आप लोगों को आर्ट ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस देना है। जिंदगी में ये चीजें चलती रहेंगी, तो इनको टैकल करते हुए कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है वो बातें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बहुत शानदार डिस्कशन रहेगा यार, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जा रही है, पर लेकिन आप लोग ये देखिए कितनी डिटेल में कितनी सारी चीजें कितने सही तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन की जा रही है।
कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूट नहीं रहा है कहीं पर भी, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हर एक पॉइंट कवर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को लगता है ये पॉइंट छूट रहा है तो उसको टेंशन मत लिया करो, क्योंकि कोई आर्टिकल अगर ऐसा कोई अगर बचता है तो इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल आगे एडिटोरियल में आएगा और एडिटोरियल में फिर डिटेल में मैं उसको कवर करूंगा। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को बोल सकता हूं मैं हूं ना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल अच्छे से आप लोग चीजों को फॉलो कीजिए। सारी चीजें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग कवर करता हूं, इसीलिए आप लोग का स्टैटिक और करंट दोनों साथ में कवर होता है। देखा होगा ना, अभी पेपर देकर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग को पता चल ही जा रहा होगा कि कैसा एग्जाम आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो यार वो देखिए, आप लोगों को ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर एग्जाम में आप लोग जब जाकर बैठोगे तब आप लोग को याद आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो वही एक मेरे पास में रिजल्ट है जो आप लोग जब शेयर करते हैं अपनी सिलेक्शन, और क्वेश्चन पेपर भी कई सारे बच्चों के द्वारा शेयर किया गया, काफी अच्छा लगा मुझे। उसके बारे में भी आगे थोड़ी बात करूंगा, पहले देख लेते हैं ये वाला जो आर्टिकल है। यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारी कंट्री में बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि क्या किया जाए कि इसको चेक किया जाए कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसी के चलते कुछ चीजें हैं यहाँ पर, इसके बारे में समझेंगे। एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, समझ पाएंगे आप लोग कंडीशन क्या चल रही है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो समझेंगे देश के अंदर क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये इनइक्वालिटी के बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है। इनइक्वालिटी के बारे में बातें कर रहा है, किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये इनइक्वालिटी? तो ये है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है, जो रिसेंटली अभी यहाँ पर पब्लिश की गई थी, तो उसी के बारे में हमारे देश में क्या क्या इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मतलब अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर बात करेंगे, इसमें तो हमारे देश के बारे में बात की है, मैं पूरा इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड में भी कहां कहां का क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यहां पर एक बात और बताई गई है कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी बोला गया था कि देखो इनइक्वालिटी अगर बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के ऊपर भारी पड़ जाएगी अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, और सोसाइटी में सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सबके पास में होने चाहिए। और हमारी कंट्री के एक मूल के पर्सनैलिटी थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला यहाँ पर इकोनॉमी के फील्ड में, उनका नाम अभिजीत बनर्जी, आप लोगों ने सुना भी होगा। उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हमारी मूल की कंट्री के जो पर्सन है उनको नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पर इकोनॉमी के फील्ड में। उनकी वाइफ थी एस्थर दुफ्ले, तो उनके द्वारा भी कई बार यहाँ पर स्टडी की जाती है, ऐसे एनालिसिस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू। तो वहां से पता चलता है कि इनइक्वालिटी जो है वो कैसे बढ़ती है और किस तरीके से यहाँ पर ये गैप बढ़ता चला जाता है, अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। इसको अगर आप लोग कंपेयर करोगे, मैं छोटी सी एक आप लोगों के साथ में चीज शेयर करना चाहूंगा। एक ऐसा पर्सन है जो रेगुलर अपनी जिंदगी को सही तरीके से लेकर चल रहा है, डेली एक्सरसाइज कर रहा है, डेली वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, डेली जो भी उसको पढ़ना है वो सारी चीजें पढ़ रहा है। एक इंसान ऐसा है जो आज कर लिया, कल कर लिया, परसों छोड़ दिया, तरसों कर लिया, उसके बाद में छोड़ दिया। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पहले वाला कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, बस अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है, पर लेकिन अपना पैटर्न फॉलो करते करते ये बाकी के जो सराउंडिंग के इंसान है उनसे इतने आगे निकल जाएगा कि वो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते। तो हमेशा डिसिप्लिन में रहना सबके बस की बात नहीं है। अगर आप लोग डिसिप्लिन में हैं तो आप लोग बहुत सारे लोगों से अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। तो जिंदगी में कोशिश करो अपनी जिंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन बना के रखो, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को सोल्व होती मिलेंगी, ठीक है। तो समझेंगे इस आर्टिकल के बारे में, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीजें कई सारी देखेंगे। फिर से आर्टिकल यहां पर है, आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा, रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा जिस किसी ने पहले सुन रखा है। तो जिस तरीके के ऐसे आर्टिकल जो होंगे ना, मैं उनको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे जो बिल्कुल न्यू है, आप लोगों को नया कुछ सिखा के जाएंगे, और फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग इन आर्टिकल को अच्छे से देख लेंगे, जिससे कि हम लोग चीजें सारी कवर कर लें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन भी न रहे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको लेकर चलेंगे, यानी कि छूटेगा कुछ नहीं, पॉइंट्स आप लोगों के सारे क्लियर होंगे। हांगकांग के बारे में बात की जा रही है, तो हांगकांग के बारे में यहां पर समझेंगे, हांगकांग के अंदर क्या चल रहा है, पता होना चाहिए आप लोग क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन बन जाते हैं, मैथ बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, और अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ से अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में, जब चाइना की हम लोग बातें करेंगे। तो इस आर्टिकल के बारे में भी आप लोगों से बातें करूंगा। देखिए सारे आर्टिकल का ओवरव्यू इसलिए देता हूं तो ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि चल क्या रहा है, ठीक है, छूटे ना आप लोगों को कुछ भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर प्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है, प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हिंदुत्व मुद्दे के बारे में बात की जा रही है, 2024 इलेक्शन के मुद्दे के बारे में बात की जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल को डिस्कस करने की, कंप्लीटली आप लोग इसको स्किप मार सकते हैं। यहां पर ये डेटा पॉइंट है हमारी कंट्री की रेलवे के बारे में, रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में बातें की जा रही है, तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। देखिए डेटा पॉइंट ना कई बार आप लोगों से आंसर राइटिंग में फायदा पहुंचा देते हैं, तो इसलिए मैं इसको भी नहीं छोड़ता हूं, इसके लिए इसको भी कवर कर लेता हूं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा अगर न्यूज़पेपर आप लोग उठाते हैं तो इसको स्किप कर देते होंगे, पर लेकिन मेरा मुद्दा ये रहता है कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का न्यूज़पेपर से स्किप न हो।
ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोग इसको पढ़ोगे, पढ़ के 1 मिनट में छोड़ दोगे और बोलोगे यार ये है क्या, इसमें तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। पर लेकिन रियलिटी में ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, आप लोग इसको समझ पाएंगे कि हाँ इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आखिर इस आर्टिकल में बात क्या की जा रही है, इसी से स्टार्ट करता हूं, फिर आर्टिकल का डिस्कशन आगे लेकर चलूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब मैप में जाएंगे अपनी कंट्री के तो आप लोगों को यहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर बेलगावी, तो यहां पर जो बेलगावी वाला एरिया है यहां पर ये एरिया ऐसा है जहां पर मैक्सिमम लोग जो है वो मराठी बोलते हैं। पर लेकिन दिक्कत ये हुई जब हमारी कंट्री में रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का एक एक्ट लेकर आया गया, तो ये जो एरिया है ये यहां पर बेसिकली कर्नाटक के हाथ में थमा दिया। तो कर्नाटक के हाथ में जब ये एरिया थमा दिया तो बार बार इसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है और बार बार ये न्यूज में आता है कि भाई साहब यहाँ पर मराठा के जो लोग हैं, मतलब महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि मराठा के अंदर होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है यहाँ पर वो मराठी बोलती है। तो इसके चलते बार बार यहाँ पर झड़प देखने को मिलती है और ये बार बार इशू भी बनाया जाता है। लोकल पॉलिटिशियन जो है वो बार बार इसको उठाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में यहाँ पर महाराष्ट्र की एक एकीकरण समिति है जिसको यहाँ पर MES बोलते हैं। MES यानी कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति, MES। तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के द्वारा यहाँ पर यह भी मुद्दा उठा लिया गया है। तो उसमें क्या बोला गया उनके द्वारा कि बेलगावी जो होना चाहिए यहाँ पर, ये होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर में। अब यहाँ पर कर्नाटक इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो ये कहां से आप लोग कनेक्ट हो जाएगा, तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो फेडरलिज्म है, बेसिकली इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेलगावी डिस्प्यूट जब राज्य के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये इशू चला हुआ है काफी लंबे समय से, और ये जो इशू निकल कर आया था, ये निकल कर आया था यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 का था, उससे ये इशू निकल कर आया था क्या इस टाइम पे यहाँ पर जो बेलगावी था वो हैंड ओवर कर दिया गया था मैसूर स्टेट को। मैसूर स्टेट आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं कर्नाटक जिसको बना दिया गया बाद में चलकर 1973 में। तो ये यहां पर बोला ये गया कर्नाटक के द्वारा कि ठीक है यार यहाँ पर मराठा के लोग हैं, पर लेकिन जब यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे देश में लाया गया उस टाइम पर यहाँ पर ये अब हमारे हिस्से में आ गया है, और यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप लोग यहाँ पर ये टेंटेटिव है या फिर फ्लेक्सिबल है, यानी कि बाउंड्री हमारी फिक्स हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मन करेगा तो यहाँ पर बेलगावी लेकर चले जाओगे और मन करेगा तो आप लोग कुछ और यहाँ पर दे दोगे, नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स है। और ये हमने पर ऊपर एक एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो इसमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। आखिर ये इस तरीके का ब्लंडर किसके द्वारा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये है महाजन कमेटी। महाजन कमेटी बनाई गई थी 1966 में। तो ये जो महाजन कमेटी 1966 में बनाई गई थी, इसके द्वारा यहाँ पर अलग अलग एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की। तो इसमें कई सारे जो विलेज थे, जैसे कि कारवार हो गया, इसी के साथ में हलियाल हो गया, यहाँ पर सुपूर्णा हो गया, ये तालुका ऐसी हैं जो कि यहाँ पर कर्नाटक की थी और ये महाराष्ट्र को दे दी, यानी कि ये तालुका कर्नाटक के हिस्से में आती थी, ये महाराष्ट्र को पकड़ा दी उठाकर। इसी के साथ में जो बेलगावी वाला रीजन था यहाँ पर ये कर्नाटक को पकड़ा दिया, यानी कि सदर्न स्टेट को दे दिया महाराष्ट्र से लेकर। तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर ये इशू कोर्ट में पहुंचा? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट ने बोला यार क्यों फालतू में मेरा टाइम खोटे कर रहे हो, आपस में मिलकर सुलझा लो यार, ये तुम्हारे घर का मैटर है, देख लो किस किस को क्या करना है। ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेशनल बाउंड्री का इशू है, ये घर में है, कोई सी भी गवर्नमेंट देख लो जिसको जो भी करना है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि म्यूचुअल नेगोशिएशन कर लो यार, क्यों फालतू मेरे सर में दर्द कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है ऐसी चीजों पे म्यूचुअली नेगोशिएट करना आसान नहीं रहता है जब यहाँ पर कोई ऐसा इशू बनता है। तो उसी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर भी बातें की जा रही है कि काफी एक बड़ा मुद्दा बन गया, और तब से लेकर यहाँ पर ये कोर्ट में चल रहा है कि इसको सुनने की बात की जाएगी, क्योंकि अपने आप अगर सोल्यूशन निकालना होता तो बहुत पहले यहाँ पर निकल गया होता। तो बेलगावी वाला जो ये इशू है ये आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं, और ये अकेला इशू नहीं है यार, देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों को घर में बात करने बैठ जाऊं तो इसके ऊपर शाम तक मैं लेक्चर दे सकता हूं आप लोगों को, इतने सारे डिस्प्यूट है देश के अंदर में। जैसे आप लोग चंडीगढ़ को ही ले लीजिए, चलिए सबसे फेमस उदाहरण है हरियाणा, और आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो पंजाब के बीच में, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है चंडीगढ़ के बारे में अगर बात करेंगे। ऐसे आप लोगों को अलग अलग एरिया में, आप लोगों को सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग एरिया में, आप लोगों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का आप लोगों को पता ही है, ये सारी चीजें चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं हमारे देश में, जहां पर इस तरह की कंडीशन चलती रहती है अलग अलग एरिया को लेकर। तो ये ऐसे इशू हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर इन्हीं एरिया से आप लोग निकल कर आते हैं तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ओके। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, वरना स्किप भी किया जा सकता था, पर लेकिन मुझे लगा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अच्छा, किस किस को पता था, येस या फिर नो लिखिए, किसको पता था इसके बारे में और किसको नहीं पता था, ठीक है। इससे मुझे एक एनालिसिस भी मिलता रहता है कि हाँ क्या क्या चीजें आप लोगों को पता है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें पूछा करता हूं तो उसमें बताया करो कि हाँ ये पता था और ये नहीं पता था, या फिर कुछ भी ऐसा पूछता हूं तो मुझे एक आइडिया लगता रहता है इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में अपना प्लान जो है वो अच्छे से लेकर चला करो यार पूरे दिन का।
प्रॉपर वे में अपने दिन को स्टार्ट किया करो और शाम तक अपने प्लान को फॉलो करने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी जो यूट्यूब है वो मजे ले ही रहा है। यहाँ पर 25 तारीख की वीडियो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रिस्ट्रिक्शन जोन में डाल रखी है कि ये सुटेबल नहीं है ऐड के लिए। और 27 तारीख की वीडियो अपलोड करी जैसे ही तुरंत उसके साथ में भी हरकतें की गई यूट्यूब के द्वारा। तो ये यूट्यूब जो है वो खेल खेल ही रहा है। तो कोशिश क्या करो कि वीडियो को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दिया करो। देखिए मैंने बोला था कि कम से कम जैसे वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे लगभग 45,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कम से कम 1/4 लोग अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये वीडियो जो है अच्छे लेवल पर ये समझेगा यूट्यूब की हाँ सही डायरेक्शन में चीजें चल रही है। पर लेकिन ओनली 5 से 6 हजार लोगों के द्वारा ही लाइक किया जा रहा है। इसमें तो यार कोई पैसा भी नहीं लगता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, या आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़े वो भी नहीं लगता है। जस्ट सेकंड भी नहीं लगते होगी मुझे लग रहा है कि आप लोग ये छोटा सा काम भी करने में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो बताओ यार, या फिर रिपोर्ट कर दिया करो। एक काम तो कर लो कम से कम, या तो लाइक कर लो वीडियो को या फिर रिपोर्ट कर लो। दोनों में से एक चीज कम से कम आप लोग चूज कर लो, ठीक है। वरना तो चीजें हटे वरना तो बढ़े, ठीक है। आप लोगों को जो भी लगे अच्छा वो आप लोग कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक ही करना है, रिपोर्ट करो वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है तो वो भी काम होना चाहिए कम से कम, ठीक है। क्योंकि कोई तो हो कम से कम सही, एक तो चीज चलनी चाहिए सही डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने देखा कल 45,000 लोगों ने वीडियो देखी और ओनली लगभग 5 से 6 हजार लोगों के द्वारा ओनली लाइक की गई, ठीक है। उसके चलते यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये उठाकर ये इसको लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन में डाल देता है। मैंने कहा चलो सही है, एंजॉय करते रहो आप लोग, देखते हैं कब तक करोगे। चलिए अच्छा है, आइए अब बात करते हैं। एक और छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेता हूं स्टार्टिंग में और फिर काफी डिटेल में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ये बात की जा रही है हांगकांग के बारे में। अगर आप लोग हांगकांग को एक बार मैप में देखना चाहते हैं, आप लोग का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है हांगकांग की, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर हांगकांग देख रहे होंगे। देखिए हांगकांग ना काफी प्रोस्परस, काफी एक ऐसा एरिया है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ऐसा एरिया है जो कि आज की डेट में चाइना को काफी फायदा भी पहुंचाता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। यानी कि बहुत सारा एक इकोनॉमिक हब नहीं कहते आप लोग बिल्कुल, तो आप लोग यहाँ पर हांगकांग के अंदर देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन आज की डेट में कंडीशन क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, और ये कंडीशन कब से बनी वो भी आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो जाए। 1997 तक यहाँ पर ये हांगकांग जो था ये बेसिकली अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करता था। अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, इनके यूके वाले लोग जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है 200 साल तक। पर लेकिन उसके बाद में क्या किया गया, इन्होंने ये जो एरिया था ये ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि एरिया छोड़कर जा रहे थे तो इनको लगा कब तक थामे रखेंगे यार, तो इन्होंने ये जो था वो चाइना को दे दिया। पर लेकिन चाइना में पता है आप लोगों को कैसी पॉलिटिक्स है, चाइना के अंदर एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, अगर आप लोग बात करें उसके बारे में, तो एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी है। उसके अंदर के सारे लीडर जो रहते हैं, मान लीजिए इलेक्शन कल को वहां पर होने, तो वो ये करते हैं कि अपने ही घर के 5-6 लोगों को उठा देते हैं और बोल देते हैं इनमें से एक को छांट लो, आप लोग एक को चूज कर लो कि कौन यहाँ पर आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर, कौन आप लोगों का यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट बनेगा। यानी कि जैसे हम लोग बोलने लगे कि मान लीजिए कांग्रेस हो गई या फिर बीजेपी हो गई, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मिले आप लोगों को और बोले कि इसी में से चूज कर लो आप लोग। जैसे बीजेपी होगी कि अमित शाह जी को बनाना है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, या फिर आप लोगों को नहीं योगी जी को बनाना है, या फिर आप लोगों को नितिन गडकरी जी को बनाना है। यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी में से ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो कैसा रहेगा आप लोग बताइए खुद ही। तो ये कंडीशन आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। सौभाग्य हमारे, हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर हम लोग को एक प्रॉपर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एक बार हार जाती है तो फिर वो अपना मुद्दा छोड़कर, अपनी बेसिकली गद्दी छोड़कर अपोजिशन में जाकर बैठ जाती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम आप लोग को देश ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक बार पावर में आ गया वो गद्दी से चिपक जाते हैं फेविकोल लगाकर, छोड़ने का मन ही नहीं करता है उनका, ठीक है। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये मुद्दे हैं नॉर्मली। अगर बात करें तो चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है बेसिकली इस तरीके की, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। पर लेकिन हांगकांग जो था वो ब्रिटेन के अंदर में था, तो ब्रिटेन के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी थी। तो इसके चलते यहां पर ये बोला गया कि चाइना को हम लोग ट्रांसफर तो कर देंगे हांगकांग को, पर लेकिन चाइना को यहां पर एक कंट्री 2 सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। एक कंट्री मतलब हांगकांग जो रहेगा वो चाइना का ही पार्ट रहेगा, तो कंट्री तो एक ही रहेगा, पर कंट्री के अंदर सिस्टम 2 रहेंगे। सिस्टम 2 कैसे रहेंगे कि हांगकांग के अंदर प्रॉपर इलेक्शन होते हैं तो वो होते रहेंगे, जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं चुनकर वो चुनते रहेंगे। पर चाइना के अंदर जैसे सिस्टम है वो चलता रहेगा, तो ये इसके अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे, तो ये बोला गया। पर लेकिन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारी वो साथ में आप लोग कर सकते हैं। ये सारी बातें की गई, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट बना दिया। तो यहां पर जब हांगकांग चाइना का पार्ट बनाया गया तो अब यहां पर चाइना के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, और वन कंट्री और 2 सिस्टम के चलते ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई यहां पर लेकिन दिक्कतें क्या देखने को मिली। अब देखिए इंसान जो है ना ये सोचता है कि सारी चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल कर ले। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनको ये ना लगने लगे कि हाँ के लोग ये बोलने लगे कि यार वहां पर तो डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पर ये हांगकांग को भी अपने जैसे ही सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अगर कोई भी कुछ गलत काम करता है, चाइना के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलता है, कुछ गलत काम कर देता है, तो बोलते हैं कि ऐसा एक्ट लेकर आएंगे जिसको
बोलेंगे एक्सट्रेडिशन बिल। तो ये एक्सट्रेडिशन बिल लेकर आया, इसका मतलब ये था कि हांगकांग में किसी इंसान ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी तो चाइना मेनलैंड के अंदर जाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। अब ये लगने लगा हांगकांग वालों को यार ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, हमारे लोग हैं तो हमारी यही सजा मिलनी चाहिए अगर उसने कुछ गलत किया, और अगर चाइना कुछ गलत बोल दिया तो ये सजा कैसी, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत को गलत बोल दे तो सजा कैसी। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, तो उसके चलते देश के अंदर प्रोटेस्ट हो गया काफी लार्ज स्केल पर, और एक प्रोटेस्ट तो काफी बड़ा हुआ यहाँ पर हांगकांग के अंदर में कि हांगकांग जो है वो एक तरीके से खतरे में है। ऐसा बोला गया कि हांगकांग को हांगकांग रहने दो, उसको चाइना मत बनाओ, ठीक है, फ्री हांगकांग डेमोक्रेसी नाउ, यानी कि हांगकांग की डेमोक्रेसी को फ्री करो। ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट यहां पर हांगकांग के अंदर देखने को मिलने लगे। अभी यहां पर काफी असंतोष है हांगकांग के अंदर हर एक लेवल पर, और हांगकांग जो है अगर बात करें आप लोगों से, कोई किंग कॉन्ग नहीं है, कभी किंग कॉन्ग गोरिल्ला वाली मूवी याद आ जाए आप लोगों को, ठीक है, तो पर्ल रिवर स्टोरी पर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। हांगकांग वोटर रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इन्हीं चीजों को देखते हुए यहां पर बेसिकली सामने निकल कर आया। अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देख ही सकते हैं, यहां से अगर आप लोग हांगकांग जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोग हांगकांग पहुंच सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा यहां पर यह कि हांगकांग के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यहां पर चल रहा था, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रॉपर इलेक्शन हुआ करते थे और कुछ अपॉइंटेड पर्सन भी यहां पर रहा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी संख्या घटा दी, ठीक है, और जो यहां पर अपॉइंटेड पर्सन थे उनकी संख्या बढ़ा दी, ताकि जो अपॉइंट करने वाले पर्सन है वो थी चाइना की गवर्नमेंट, यहां पर अपने वाले लोगों को बैठा सके, और जो प्रो चाइना है, चाइना की डेमोक्रेसी के बेसिकली सपोर्ट में काम करते हैं, उनको गद्दी पर बैठाने की बात इनके द्वारा की गई, जिसके चलते यहां पर ये इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पूरा इशू मैंने आप लोगों को बता दिया, बेलगावी वाला भी और हांगकांग वाला भी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर ये इशू था डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर इसका पूरा बता दिया क्या क्या मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर बताना, फिर आगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, और कंफ्यूजन आप लोगों को दूर होना चाहिए, ओके। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी बन जाते हैं इनसे रिलेटेड, और कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, और इसके बारे में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्ट बोलते हैं यहाँ पर अपशिष्ट, हिंदी में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारे देश में हुआ क्या था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आया गया, जिसके चलते जो भी कुछ हरकतें कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको ठीक करने की। यानी कि मान लीजिए अगर किसी ने कहीं गंदगी फैला दी तो झाड़ू उसी से लगाओ साफ करवाने के लिए, तो ये बातें की गई। तो जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन और यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन के तहत आप लोग को देखने को मिलेगा, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी जो प्लास्टिक बना रही है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लास्टिक जो मार्केट में जा रहा है उसको इकट्ठा करके भी वही लेकर आए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप लोग लेकर आए, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी और भी कई सारी चीजें होंगी, प्लास्टिक का था, आगे चलकर आप लोगों ने उसको यूज किया, फिर डस्टबिन में फेंक दिया, और फिर यहाँ पर ये एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर वो उसको इकट्ठा करेंगे या रिसाइकल करें जो भी करें, और फिर उसको अपने पास में लेकर आए, ये मसौदा तैयार किया गया था। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे ना आप लोग, ये आर्टिकल बेसिकली एक अलग तरीके से लिखा गया। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर कि आज की डेट में ये पर्टिकुलर ये ड्राफ्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। जब ड्राफ्ट का डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगी फिर आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। तो राइटर क्या कहना चाह रहे हैं वो तो पता है बेसिकली जो बताऊंगा आप लोगों पर, लेकिन जो ड्राफ्ट की डिटेल है वो ज्यादा आर्टिकल में है नहीं, वो सारी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इसके बारे में पहले समझते हैं। हुआ क्या हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर 2016 का बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई। यहाँ पर 2016 का जो हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर रूल था जिसको बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया, और अभी यहाँ पर रिसेंटली हमारी कंट्री में अभी 2021 के अंदर ही ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि जो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल 2016 के थे उसके तहत आप लोगों की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह था कि जो कंपनी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी ही प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगी इन 2016 के रूल के हिसाब से। ये बातें हमारी कंट्री की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बोली गई ताकि इन्वायरमेंट को जो भी नुकसान पहुंच रहा है उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट होता है उसको मैनेज करना, वेस्ट को उठाना और फिर यहाँ पर उसको चीजों को लेकर चलना, तो ये बातें की गई। और सबसे बड़ा जो फोकस रहा वो रहा सिंगल यूज प्लास्टिक पर। रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक ही आप लोगों को देखने को मिलती है, और हमारे देश में बोला भी गया कि इसको 2022 तक खत्म करना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ऐसा यहाँ पर बोला भी गया था। एक इंपॉर्टेंट डे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये अनाउंस किया गया था, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। चलिए बताइए वो इंपॉर्टेंट डे कब था जब हम लोगों ने कसम खाई थी कि भाई साहब आज के बाद में प्लास्टिक हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो वो कसम हम लोगों ने कब खाई थी बताइए। बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक में आप लोगों को बताता हूँ क्या होती है। जैसे आज के दिन में आप लोग पॉलिथीन लेकर आते हैं, उसमें सामान लेकर आए फिर फेंक दिया, समोसा पैक करा के लेकर आए फिर फेंक दी प्लास्टिक, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ये नहीं आप लोग कई बार ये चम्मच यूज करते हैं या फिर ये
फोक यूज करते हैं या कोई इस तरह की प्लास्टिक की स्ट्रे यूज करते हैं, प्लास्टिक का बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, कई सारे स्ट्रॉ जो जूस पीने के लिए आप लोग यूज करते हैं, तो ये क्या चीज होती है, ये यूज करके थ्रो कर देते हो आप लोग, ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। इनके ऑल्टरनेटिव है सारे, ग्रीन आप लोग यूज कर सकते हैं, चम्मच यूज करनी है तो आप लोग स्टील की यूज करो, आराम से उसको धुलकर आप लोग रख सकते हो, और ये यूज करना है तो इसके लिए लकड़ी का यूज करो, ठीक है। सब चीजों के यहाँ पर ऑल्टरनेटिव बना दिया, इसका कांच बना दिया और इसका कागज या फिर लकड़ी बना दिया। अगर ऐसी चीजें हम लोग रखते हैं तो ये काफी अच्छी रहती है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉ है, कोई चम्मच है, कोई टूथपेस्ट है, वो लगभग 300 300 400 400 500 500 साल तक यहाँ पर पड़े रहेंगे। यानी कि आप लोग अपनी जिंदगी अगर मैक्सिमम 100 साल तक भी जियोगे तो भी आप लोग यहाँ से चले जाओगे, आप लोग 5 बार अपनी जिंदगी जीकर यहाँ से जा सकते हो, जब एक प्लास्टिक जो आप लोगों ने फेंक दी है वो वहीं पड़ी मिलेगी आप लोगों को, अगर 500 साल बाद भी आओगे। यानी कि टूथपेस्ट अगर आप लोगों ने यूज किया है और वो फेंक दिया प्लास्टिक का, तो वो आप लोगों को 500 साल बाद भी यहीं पड़ा हुआ मिलेगा। तो सोचो अगर इस तरीके से हर एक इंसान चीजें फेंक फेंक कर जाएगा तो आने वाली जनरेशन जो है प्लास्टिक के नीचे दबी हुई नजर आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर हम लोग काम करें। तो बोला यह गया कि एक तरीके से जो प्रोड्यूसर है, जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसको यहां पर मैंडेट दिया गया कि 2024 तक का टारगेट आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को सारा बेसिकली रिसाइकल्ड कैटेगरी में लेकर आना है, और डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पर ऑब्लिगेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप लोगों को ये यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर पब्लिश करना पड़ेगा कि कितना आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता हुआ पाया जाएगा तो फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर बेसिकली मैनेज करेगा जो भी यहाँ पर अपना प्लास्टिक जो पैकेजिंग है उसको, ताकि ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग यूज न करे। एक तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में यहां पर देखिए क्या होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग अगर यूज भी कर रहे हो तो फिर आप लोग उसको वापस लेकर आओ। तो मेकर और जो यूजर है यहाँ पर जो पैकेजिंग जो भी कलेक्ट की जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर एक ईपीआर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि जो जो प्लास्टिक मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि जितनी उसने प्रोड्यूस करी, क्या उतनी उतनी इकट्ठी भी कर ली है प्लास्टिक। अगर इकट्ठी नहीं करी है तो फिर यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट में एक तरीके से आप लोग कमी देखने को मिलेगी। तो फिर उसके शॉर्टफॉल जो उसका हो गया है कि जितना काम उसने करने के लिए बोला गया था उतना काम उसने किया नहीं, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि अगर किसी ने ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट कर रहा है तो उसकी हेल्प ले ले यहाँ से। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कार्बन एमिशन के बारे में बताया था ना, कि अगर आप लोगों ने कार्बन एमिट कर दिया है काफी ज्यादा है, ठीक है, आप लोग ग्रीन हाउस गैस नहीं बेसिकली रोक पाए, तो उन कंट्री को पैसे आप लोगों को देने हैं जो कंट्री ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिशन को कम कर चुकी है। तो ये यहाँ पर ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया कि जो ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर कम कर चुके हैं इन चीजों को, तो उनकी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्लास्टिक जो है उसको रिसाइकिल करने की जब आप लोग बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो कई तरीके की प्लास्टिक आप लोग को देखने को मिलेगी, अगर आप लोग इनको समझना चाहते हैं तो अलग अलग लेवल की प्लास्टिक आप लोगों को नजर आएगी। जैसे पीईटी हो गया, ठीक है, तो पॉली इथाइलिन टेट्रा, ये टेट्राफैलेट आप लोगों को प्लास्टिक देखने को मिलेगी। तो ये एचडीपी हो गए, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जैसे बोतल वाली होगी, कोई आप लोगों ने ऐसी शैम्पू की ये बना दी, तो बोतल वाली थोड़ी आराम की प्लास्टिक होगी, ये वाली अलग होगी, ठीक है। दूसरा ये कोई ऐसा बन गया, अगर कोई इस तरीके का यहाँ पर यानी प्रोडक्ट हो गए, जैसे सीट होगी प्लास्टिक की वगैरह, प्लास्टिक की बैग अलग रहेगा, प्लास्टिक का हैंगर अलग चीज का रहेगा, इवन यहाँ पर जो ये इस तरीके की जो डिश बनाते हैं प्लास्टिक की होती है अलग रहेगी। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक जो होती है उसको डिवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए कोई एक पॉलिथीन है, ठीक है, वो एक अलग पन्नी से पतली सी वो एक अलग तरीके से गलेगी। अब कोई ब्रश है यहाँ पर जो टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई आप लोग चेयर है, मेज है प्लास्टिक की, उसको आप लोग यूज करते हैं, तो प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का पेन है, तो सबकी लाइफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगी। तो कितना लाइफ यहाँ पर टिक पाती है तो वो भी समझ में आता है। तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी समझनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्पोजल जो है यहाँ पर उसको एनर्जी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, वेस्ट टू ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन जो यहाँ पर सीमेंट यानी एक तरीके से जो ईंट बनाने वाले भट्टे हैं उनमें आप लोग चाहो इनको कंस्ट्रक्शन रोड में आप लोग इनको यूज कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर अगर उनकी जो एंड लाइफ है उसके बेस पर आप लोगों को लगता है लंबे समय तक ये चीजें खत्म नहीं होने वाली, यही पड़ी रहेगी, तो उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप लोग यूज कर लो ताकि सोल्यूशन निकल सके और ज्यादा लंबे समय तक ये चीजें ऐसे ही टिकी न रही। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा भी यहाँ पर डिस्पोजल मेथड को यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया कैसे आप लोगों को लेकर चलना है। आप लोगों को चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा देता हूं इसी आर्टिकल के अंदर, ये है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी कंट्री में स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक स्टैट्यूट यानी कि एक्ट पास कर पार्लियामेंट में बनाई गई और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में। हमारे देश में जहां पर भी प्रदूषण होता है भाई साहब कहता है कि रुक जाओ, प्रदूषण मत करो, बहुत होगी तुम्हारी हद की, अब सुधर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1974 में तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के हिसाब से इसको एस्टैब्लिश किया गया। और यहाँ पर जिसके फंक्शन है यहाँ पर ये अलग से निकल कर आते हैं, उसको बोलते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन में डालकर आगे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है
कि ये बनाया किसके थ्रू गया है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के हिसाब से बनाया गया, पर लेकिन इसकी पावर और जो फंक्शन होते हैं काम करने का वो एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के हिसाब से आते हैं 1981। यानी कि बनाने वाला एक्ट जो है वो अलग है और पावर देने वाला एक्ट जो है वो अलग है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये मुझे अभी याद आता है जब मैं रहा करता था दिल्ली में तो यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आसपास में मतलब मेरा वहां पर उस टाइम पर फ्लैट था, तो ये काफी मुझे याद आता है क्योंकि इसके जब मैं रनिंग करने जाता था मॉर्निंग में तो यहाँ पर इसके आगे से ही निकला करता था। तो कई बार देखता था जैसे उन्हें झाड़ू लगाने वाले होते हैं, तो मैंने कई बार ये चीजें नोटिस की, मतलब आसपास की पॉलिथीन उठाई और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थोड़ा सा इधर जाकर, लंबी सी दीवार है, लंबी सी काफी वहां पर, तो वहां पर क्या करते थे, यहाँ पर रखकर सारी पॉलिथीन जलाई जा रही है। मैंने कहा ये देखो तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बिल्डिंग के सामने रखकर पॉलिथीन जला रहे हैं। मैंने कहा ये देखो, इसको कहते हैं मतलब एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। कई बार बोला भी था, मैंने कहा यार ये क्या हरकतें करोगे भैया और कहाँ लेकर जाए। मैंने कहा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों से पूछो ना कहाँ लेकर जाना है। तो बेचारे झाड़ू लगाने वाले होते हैं, उनकी क्या गलती है। तो यार ये चीजें हैं जो कि जब तक हमारी हरकतें नहीं सुधरेगी तो रूल और रेगुलेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पर बात करें जो कंपनीज है उनको टारगेट क्या दिए गए, ठीक है। तो टारगेट ये दिए गए कि आप लोगों को कम से कम जो भी आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 35% जो है आप लोगों को 2021-22 तक खत्म करना है, ठीक है। 70% आप लोगों को 2022-23 तक और बेसिकली 2024 तक का 100% आप लोग यहाँ पर कलेक्ट करना है जो भी आप लोग यहाँ पर मार्केट में उतार रहे हो प्लास्टिक। यानी कि मान लीजिए आप लोग कोई पर्टिकुलर सामान खरीद कर लेकर आए और उसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग उसने दे दी, अभी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैकेजिंग आप लोगों से इकट्ठा करना है। या तो ऐसा कर सकता है कि आप लोगों को बोलो कि आप लोगों को 10% डिस्काउंट दूंगा मैं अगर ये पॉलिथीन प्लास्टिक आप लोग वापस लाकर मुझे दे दोगे। तो इस तरीके से भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीजों को लेकर चला जाए, पर यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट भी तो वही कमा रहे हैं ना यार। अब प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, भोगे कोई और, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 2024 तक मिनिमम 50% जो है रिजिड प्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है कि जो रिजिड प्लास्टिक है उसको भी आप लोग को रिकवर करना है और रिसाइकिल करना है। 30% कैटेगरी 2 और 3 प्लास्टिक, जैसे बोला अलग अलग कैटेगरी में प्लास्टिक आप लोग को डिवाइडेड देखने को मिलेगी। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी कैटेगरी की प्लास्टिक आप लोग लेकर चलो, एवरी प्रोग्रेसिवली जो हायर टारगेट अगर रखना है तो 2026 और 27 तक 80% कैटेगरी 1 की प्लास्टिक और 60% जो अदर कैटेगरी की। तो ये रटने नहीं है, बस ये वाला कम से कम पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो सिमिलर टारगेट अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर प्लास्टिक के लिए दिया गया है ताकि यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करके चला जा सके। देखिए अगर आज की डेट में ना आप लोग ये प्लास्टिक इकट्ठा नहीं करते हो ना तो यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 9 रीजन है यहाँ पर टू रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक अगर बात करें, ठीक है, उसको क्यों रीयूज करना चाहिए। तो रीयूज करने की अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले तो आप लोग से फोसिल फ्यूल है, ठीक है। तो तो यहाँ पर बात करते हैं कि एक तरीके से क्या है, कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। टिनी पार्टिकल आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, रिसाइकिल पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मछली अगर समुद्र के अंदर है वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर फूड चेन में ये एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन दे रखे हैं अलग अलग तरीके के। गाय भैंस आप लोगों ने खाती हुई कई बार प्लास्टिक यहाँ पर देखी होंगी, कई बार मछली कछुए के गले में आप लोगों ने प्लास्टिक फंसी हुई यहाँ पर देखी होगी। और इसी के साथ में ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है अगर आप लोग लंबे समय तक इसके अंदर कोई सामान रखे रखते हैं प्लास्टिक के अंदर, तो वो भी सही नहीं है। खासकर अगर लिक्विड कोई प्रोडक्ट हो तो कोशिश करो कांच या फिर उसको आप लोग स्टील के बर्तन के अंदर रखो, ना कि प्लास्टिक के बर्तन के अंदर रखा जाए। तो ये काफी ज्यादा सेहत को नुकसान यहाँ पर पहुंचा रही है आज के में, और हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पर इनको इग्नोर मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी में यहाँ पर जैसे रिजिड प्लास्टिक हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया और मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक हो गया, तो ये अलग अलग इस तरीके से भी यहाँ पर इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। रिजिड में क्या आ गया, बकेट होगी, ठीक है, ये सारे टॉय वगैरह हो गए इस तरीके से। फ्लेक्सिबल में क्या आ गया, पॉलिथीन वगैरह जो आप लोग लेकर आते हैं, ठीक है। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक आप लोग और ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पर, और हैवी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके तरीके से जो मटेरियल आता है अदर देन जो प्लास्टिक भी इसमें यूज कर जाता है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बायर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर उसके बारे में अगर बात करें तो उनको फुलफिल करना पड़ेगा अपना ऑब्लिगेशन, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई साहब हाँ हम लोगों ने काम कर लिया है। अगर कंप्लेंट्स उनके द्वारा फॉलो नहीं किया गया तो फिर फाइन लगेगा उनके ऊपर। जो भी फाइन लगेगा और वो फाइन का पैसा जो है वो यूज किया जाएगा कि जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसको कैसे फुलफिल करना है। तो यहाँ पर ये बोला गया यानी कि टारगेट जो है उनको कंप्लीट करना है। तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया टारगेट विद इन 3 ईयर में कंप्लीट करना है। और 40% यहाँ पर बोला जाए फाइन जो है यहाँ पर अगर लगाया जाएगा तो यहाँ पर एक तरीके से 40% वो रिफंड भी मिलेगा उनको अगर वो टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फंड है यहाँ पर कलेक्ट किया गया रिसाइकिल के लिए, फिर हम लोग उसको यूज करेंगे। तो इसके चलते जो बैन किया गया यहाँ पर हम लोगों के द्वारा प्लास्टिक को हम लोग को यूज नहीं करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को राम कहानी सुना दी है, ये सारी राम कहानी मैंने सुना दी है। अब राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पूरा अगर आप लोग ड्राफ्ट पढ़ोगे यहाँ पर कि इसको रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, रिकवर करना है, लैंडफिल करनी है, जो भी आप लोग यहाँ पर कर लो वो सारी चीजें सही है, समझ में आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर उठा के लेकर आओ सारे काम कर रहे हो। पर लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था यहाँ पर ये
यानी कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यह है कि म्युनिसिपैलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होनी चाहिए लोकल लेवल पर, कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो इसको कैसे टैकल करके चल रही है। म्युनिसिपैलिटी को आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, और म्युनिसिपैलिटी से भी पहले जो यहां पर बोला गया है आप लोगों को जो सबको काउंट करके चलना चाहिए था, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, जो खासकर इनफॉर्मल सेक्टर को आप लोगों ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जब आप लोग जाएंगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में जब आप लोग बात करेंगे, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में जब आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल प्ले करता है वो है इनफॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो सारा ये काम करते हैं वो करते हैं कूड़ा उठाने वाले लोग। आप बोलते हैं ना कि मम्मी कचरे वाला है, तो कचरे वाला नहीं है, वो कचरा लेने आया, कचरे वाले तो हमें, क्योंकि कचरा हम लोगों ने किया है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब बोला ये जा रहा है कि इनके द्वारा ये बोला गया है कि ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो भी यहाँ पर जो प्रोड्यूस करेगा प्लास्टिक उसको इकट्ठा करेगा, उसमें इन्होंने कहीं पर भी यहाँ पर ये कूड़ा करकट उठाने वाले को काउंट ही नहीं किया है, यानी कि इनको छोड़ दिया है। और बोला यह गया कि इनकी जगह कोई और पैरेलल में चैन बनाई जाएगी जो यहाँ पर उनका वेस्ट जो है वो उठाकर चलेगा। तो राइटर यहां पर इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में 1.5 से लेके 4 मिलियन तक वेस्ट पिकर हैं। 4 मिलियन का मतलब आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 40 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लगभग 40 लाख लोग आप लोगों को वेस्ट पिकर यहां पर देखने को मिलेंगे 1.4 से लेके, ठीक है। तो इतने सारे लोग ये हैं, इनकी रोजी रोटी है यहां पर ये डस्टबिन में से सामान उठाना और फिर इसको ले जाकर बेचना, अपनी कमाई करना, अपना पेट भरना। तो इनको ना तो कोई हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है, ना कोई मिनिमम वेज मिलती है, ना कोई बेसिक प्रोटेक्शन मिलता है इनको, ना कोई हेल्थ का इंश्योरेंस मिलता है। इन लोगों की जिंदगी जो है वो इसी कचरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और इसी कचरे के पैरेलल में आप लोग एक और सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, तो इनका क्या होगा? जो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि इनकी जिंदगी का जो 60% कमाई होती है, जिससे इनकी जिंदगी चलती है, वो 60% कमाई वो इनकी इसी से होती है। और इसी के पैरेलल में आप लोग कुछ ऐसा सामान लाकर रख देते हैं, तो ये कितने हद तक सही है? तो पैरेलल प्लास्टिक वेस्ट जो कलेक्शन है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा गलत चीज है। तो इसके चलते आप लोग इन्हीं को ये काम दीजिए ना, इन्हीं को सिस्टम में आप लोग लेकर क्यों नहीं आ रहे? इनको अलग को डाल दिया आप लोगों ने ले जाकर, तो अगर अलग इनको डाल दिया तो ये गलत बात है आप लोगों की, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोला है कि जो म्युनिसिपल है, जो म्युनिसिपैलिटी है, उनको साथ में लेकर आप लोगों को चलना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी लोकल एरिया पर यहां पर ये काम करती है, तो उनको साथ में लेकर चलो और प्रॉपर गाइडलाइन रखो ना। इसके लिए आप लोग यहां पर एक तरीके से कि जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे पेपर जो डाला जाए वो यहां पर येलो बॉक्स के अंदर डाला है। ग्लासेस का कोई सामान है यहाँ पर, ये बेसिकली जामुनी कलर का, जो बैंगनी कलर का ये कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पर ग्रीन हरा कलर का देखने को मिलेगा इसमें ऑर्गेनिक यानी कि सब्जी फल फ्रूट्स वाली। और प्लास्टिक वेस्ट के लिए यहाँ पर रेड कलर आप लोग बेसिकली रख सकते हैं, हालांकि ये ऑरेंज टाइप में है, तो ये आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाइए। अगर कहीं पर बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है बड़ी बड़ी, वहां पर आप लोग अलग अलग ये आप लोग डब्बे रख सकते हैं, जिससे कि वहां पर स्टार्टिंग में उसको निकाल के ले जा सके। वरना दिल्ली में जैसे पहाड़ बन रहे हैं ना, वो ऐसे ही बनते रहेंगे। तो बोला यह गया कि अगर आप लोग सारा काम लेकर चलना चाहते हैं, तो जो पिरामिड है यानी कि जो बेस है, आप लोगों ने फूड चेन देखा ना पिरामिड यहाँ पर, तो उस तरीके से, तो इसके बेस में यहाँ पर ये कलेक्शन ये करने वाले रहेंगे लोग, जो यहाँ पर सामान उठाकर लेकर जाते हैं, जो एग्रीगेट करते हैं, यहाँ पर जो डीलर होते हैं इसमें काम करने वाले, उनको आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। लोकल एरिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी देनी चाहिए और इसमें इनको भी इंक्लूड करके चलना चाहिए। सिटीज के लेवल पर जहां पर डंपिंग किया जाता है, वहां के लेवल पर पब्लिक हेल्थ को भी फायदा मिलेगा, तो इनको काउंट कर आप लोगों को चलना चाहिए। और आप लोग क्या है, इसको कंप्लीटली इग्नोर मार रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका यहाँ पर नहीं है। तो राइटर की यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है, राइटर के द्वारा। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये पूरा मैंने आप लोगों को बताया, बेसिकली यहाँ पर चक्कर क्या है पूरा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कंफ्यूजन होगा बताइएगा, उसको कंफ्यूजन को फिर दूर किया जाएगा, ओके। तो ये है इसके बारे में बेसिकली बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर आई होगी। अरे हाँ, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को देना था, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, एक सेकेंड। हालांकि कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, पर लेकिन आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रोरोगेशन का मींस जो होता है वो यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द सेशन होता है हाउस बाय द, जो ऑर्डर यहाँ पर दिया जाता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल के तहत यहां पर दिया जाता है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 या फिर आर्टिकल 88। तो सही आंसर क्या है यहां पर इसका? ए बी सी एफ डी। तो ये आप लोगों को बताना है। तो शाम को जो वीडियो आती है आप लोग की, उसको जरूर देखा करो, क्योंकि पीआईबी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी आर्टिकल हैं वो सारी चीजें आप लोग यहां पर इकट्ठी कवर कर लेता हूं मैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को उसको लेकर नहीं होगा, अगर उसको आप लोग ढंग से लेकर चलोगे, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखा करो, उससे आप लोग के बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि उनका रिवीजन भी आप लोगों का साथ साथ में होता रहेगा, अगर उसको आप लोग लेकर चलोगे तो, ठीक है। तो ऐसा रहता है, चीजें इस तरीके से कवर की जाती है ताकि सारी चीजें अच्छे से कवर होती रहे। यहां पर जो बोला गया ये बोला गया कि आधार जो वोटर है वो आईडी लिंक अगर आप लोग कनेक्ट करोगे यहां पर, वो बेसिकली नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो आधार वोटर आईडी लिंक को जो है उसको रोका जाना चाहिए, वो नुकसान दे सकता है। नुकसान क्यों दे सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 इडियट आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें कहता है कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है।
तो यहाँ पर राइटर भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये हानिकारक है। अभी हानिकारक कैसे है उसको हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट कर सारी बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों में यहाँ पर कवर करूंगा जिससे माइंड में आप लोगों के क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो ताकि आप लोग सारी चीजें जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, तो वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उससे पहले समझ लेते हैं अभी हुआ क्या हमारी कंट्री में। अभी क्या किया गया कि जो इलेक्टोरल रोल होता है उसको कनेक्ट करने की बात की गई आधार कार्ड के साथ में, ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन अगर वोट डालना चाहता है तो उसके आधार कार्ड के साथ में उसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो बिना आधार कार्ड के वो यहां पर वोट नहीं डाल पाएगा। तो ये बोला भी गया था यहाँ पर कि पहले आप लोग सिटीजन होने चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए, फिर आप लोग के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, फिर वोटर आईडी होना चाहिए, तब जाकर आप लोग वोट डाल पाओगे। तो वोट डालने का जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये एक कार्टून के फॉर्म में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो हमारी कंट्री में नेशनल वोटर डे जो है वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो वोटिंग राइट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। क्यों? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कंट्री में पावर में आया था और आर्टिकल 324 के तहत यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर होती है जो कि हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और पंचायत लेवल और म्युनिसिपैलिटी पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो लोकल एरिया की बॉडीज हो जाती हैं, वहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। हमारे देश में यहाँ पर आज के में चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हालांकि पहले एक बॉडी थी पर 1989 में यहाँ पर इसको डबल बॉडी बना दिया गया। तो ये तो इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये हो गए। बोला यह गया कि यहाँ पर हमारी कंट्री में काफी ज्यादा डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक इंसान जो है वो अलग अलग जगह भी वोट डालता हुआ पाया जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर चेंज करने की बात की गई। तो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल अभी पास कराया गया, जिसके चलते आधार कार्ड जो है यहाँ पर वो ऐड किया जाएगा बेसिकली यहाँ पर इसके साथ में जो आईडी कार्ड के साथ में। तो ये बोला गया कि एक तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा, डुप्लीकेशन यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाएगा। लोग जो है यहाँ पर आसानी से यहाँ पर उनको इंक्लूड किया जाएगा, आधार कार्ड रहेगा, चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आसानी भी रहेगी इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो है मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी और यही सारी अच्छी अच्छी बातें जो है यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर रिपीट की जाती है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, अभी यहां पर आगे हम लोग आर्टिकल में वो बातें डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम भी है यहां पर। अगर हम लोग इसको कल को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी यहां पर देखने को मिलेगी। अब वो दिक्कतें क्या है उसको बेसिक से समझते हैं एक एक कर। मैंने बताया था कि क्या क्या चेंज करेगा, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये बेसिकली एक बिल लाया गया हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। तो यहाँ पर बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को चेंज करेगा जो कि 1950 का है। इसके अंदर अमेंडमेंट करके यहाँ पर चेंज लेकर आएगा कि इलेक्टोरल रोल को कैसे तैयार करना है। तो एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, एक बार ये बता दो। हालांकि मैंने बोला था कि पॉलिटी में पूरा लेक्चर ले रखा है मैंने इसके ऊपर, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को बताता हूं जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रहे और उनको रिकॉल करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिले। हमारे देश में जब कोई इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो आप लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो साइड ये होती है जिसमें जैसे हम जैसे लोग होते हैं जो वोटर होते हैं वोट डालने जाते हैं। एक साइड ये होती है जिसके जैसे कि हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर जो हमारे मंत्री होते हैं, जो हमारे मतलब एक तरीके से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक होते हैं, जिनको हम लोग अपना जो वोट देते हैं। तो ये तो उनके लिए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और ये उनके लिए है जो कि हम जैसे जो वोटर होते हैं। अब इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 50वां किसके लिए और 51वां किसके लिए। तो ये याद रखिएगा हम वोटर आएंगे पहले, क्यों? क्योंकि हम वोट डालेंगे तभी नेता चुने जाएंगे। तो नेता सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट हमें। पहले नंबर पर हम आएंगे यानी कि हमारे लिए बात की जाएगी और दूसरे नंबर पर नेताओं के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि नेता एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हमारे नौकरी तो है। इसीलिए तो एक तरीके से कई बार आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के भी मुंह से सुना होगा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो जनता का नौकर हूं। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे नौकर इसलिए क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है और वो वहां पर बैठे जाकर और हमारे लिए पॉलिसी बनाए, ताकि जो हम लोग चाहते हैं हम लोग सारे इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, वो नेता कुछ मुट्ठी भर हम लोग चुनकर उनको भेजते हैं ताकि वो ये काम कर सकें, ठीक है। तो इसलिए उनको हमारे बाद में रखा गया है। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर भी, तो अब इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर किसी को वोट डालनी है, कितनी एज होनी चाहिए और वो सारी चीजें, ये इसके बारे में बात की जा रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो अभी पूरा मुद्दा चल रहा है वो है प्रिपेयर करना है इलेक्टोरल रोल। मैंने बोलता ना इलेक्टोरल रोल पे यहां पर अभी बात की जा रही थी कि उसको आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट कर दो, तो वो वाला मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। तीसरा भी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किए थे आप लोगों से कि जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जा रही है और वहां पर अभी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू एंड कश्मीर में थे उसके चेयरपर्सन कौन थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। 2-3 दिन से कई बार पढ़ा चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा, फिर कल आंसर भी बता दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। एलोकेशन सीट की जाती है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में, तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर चलती है। तो ये पूरा काम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से और इसके अंदर चेंज किया जा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो कि हमारे पॉलिटिशियन के लिए है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन द इंडिया। तो यानी कि जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, हम लोग वोट डालने जाते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कैसे यूज करना है इलेक्शन के लिए, वो देखने को मिलेगा।
कैसे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसदों को, उसके बारे में बात की जाती है। इलेक्शन में जो ऑफेंस होते हैं, अगर कोई लड़ाई होती है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देखा नहीं सारे नेता जो होते हैं एक दूसरे को गाली देते रहते हैं अपोजिशन वालों को कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने उसको सुना दी, वो सारी चीजें। रजिस्ट्रेशन कैसे होना पॉलिटिकल पार्टी का, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जब भी आप लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हो तो यहां से वो सारे जो भी पूरे कंडक्ट होता है, पूरा इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो कार्यक्रम, वो यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज मत होना इसके लेकर। तो आप लोगों को सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि सब लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आज की डेट में जो वोटर आईडी कार्ड है, और फिर वही इंसान जो है वो वोट डालने जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर जो इसने डिफरेंट एंगल बताए वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर गया। मैंने कहा वाह यार, इस तरीके से हम लोगों ने सोचा नहीं था। तो पहले आप लोग यहां पर जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, यहां पर आप लोग ये वाली स्लाइड देखिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर जो एक तरीके से आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन जो डेटा के बारे में बात करें, यानी कि जो भी डेटा इकट्ठा कर रखा है कि कौन कौन लोग आधार कार्ड में इनरोल हो रहे हैं, तो उसमें भी घपलेबाजी देखने को मिली थी। आप लोग ये सोचिए, अगर हम लोग किसी पर्सन को वोट डालने के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए यहां पर अगर कोई पर्सन है, उसको हम लोगों ने बोला कि ये पर्सन जो है ये वोट डालने जाएगा, और इसका आधार कार्ड जो है वो इसके वोटर आईडी कार्ड के साथ में अगर कनेक्ट होगा तभी ये वोट डालने जाएगा। पर मुद्दा यहां पर ये बन गया, अगर किसी इंसान ने अपना आधार कार्ड ही गलत तरीके से, फेक तरीके से बनवा लिया, तो फिर तो पूरा प्रोसीजर ही खत्म हो गया ना आगे चलने वाला। उसको कोई मतलब ही नहीं रह गया कि वोटर आईडी कार्ड के साथ में कनेक्ट करो, उससे वोट डालने के लिए बोलो, या वोट डाले या ना डाले। तो सबसे बड़ी बात है कि इनिशियल फेज में गए और इनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों ने क्या किया यहां पर कि एक तरीके से यहां पर जो प्रोसीजर है पहले तो उसको ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि गलत तरीके से आधार कार्ड बनाए बैठे हैं, तो क्या आप लोगों ने उसको चेक किया है? पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आ गया, क्योंकि अगर ऐसे लोग यहां पर वोट डालेंगे तो क्या ये सही होगा, तो इसको यहां पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा है, थोड़ा सा पुराना मुद्दा है, अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। जब आधार हमारे कंट्री में जब आधार बिल लेकर आया गया और बाद में चलकर ये एक्ट बना, उस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा था और दुनिया भर के आर्टिकल भी मैंने डिस्कस किए थे कि यहां पर लोग जो है वो ये बोल रहे थे कि यार आधार एक्ट को यहां पर मनी बिल के तरीके से क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। मनी बिल मतलब यानी कि मनी बिल में क्या होता है, अगर किसी भी एक्ट को हम लोग मनी बिल बनाकर पास करते हैं तो उसमें यह दिक्कत निकल कर आती है कि पार्लियामेंट की जो सारी पावर है वो लोकसभा के हाथ में चली जाती है इस मुद्दे के ऊपर। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो डिसाइड करता है मनी बिल होगा या नहीं होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और आर्टिकल के अंदर जब आप लोग जाएंगे मनी बिल के अंदर तो 110वां यहां पर वो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, तो मनी बिल जो है वो डिसाइड करेगा स्पीकर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ में यहां पर बात करते हैं बेसिकली किसके बारे में कि कौन से आर्टिकल में, तो 110 आर्टिकल में। तो मनी बिल बनाकर इसको जब पास किया गया था तो अब ऐसे ऐसे मुद्दों के लिए इसको मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे मुद्दे के लिए इसको मैंडेटरी करना ही था कि जरूरी बनाना था, तो आप लोगों को क्या करना था, इसको नॉर्मल एक्ट की तरीके से पास करना था, ताकि इसके ऊपर राज्यसभा में भी प्रॉपर डिबेट डिस्कशन हो सकता। राज्यसभा के हाथ में भी पावर रहती इसको डिस्कस करने की, पर लेकिन आपने उस टाइम पर इसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया। और आज की डेट में आप लोग इसको पूरे वेलफेयर के लिए भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिए तो सही, पहले इसके ऊपर डिस्कशन होकर बिल पास होना चाहिए था। आधार कार्ड एक्ट जब बनाया गया तो आप लोगों को इसको मनी बिल की तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये मनी बिल आप लोगों ने बना दिया, तो इसकी वजह से आधार कार्ड का मुद्दा ही यहां पर एक तरीके से फेक चीजों पर रखा हुआ है जब आप लोगों ने इसको बनाया था। ये तो एक तरीके से दोनों जगह डिस्कशन होना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, तब चीजें होती। पर लेकिन आप लोगों ने अपने हाथ में पावर ले ली इसको मनी बिल बनाकर पूरी, और राज्यसभा के हाथ में कुछ पावर नहीं रही, क्योंकि वो उसको बस क्या कर सकता था, 14 दिन के लिए डिले कर सकता था। अमेंडमेंट आपको करना है नहीं करना है वो आप लोगों के हाथ में हो गया सारा। तो इस तरीके के बेस पर आप लोग पूरा अपना वोटिंग सिस्टम रखने जा रहे हैं, तो ये आप लोग इसके बारे में सोचेगा थोड़ा, ये थोड़ा गलत प्रोसीजर आप लोग का हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर अगर बात करें, बात ये की जा रही है कि अगर आज की डेट में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, आप लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया उसमें कि एक पर्टिकुलर जो ऑथोरिटी है जो वहां पर बैठेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑफिसर जो है वो इंडिविजुअल को किस तरीके से वहां पर ट्रीट करेगा, क्या क्या उसके लिए चीजें हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट वो करेगा पूरे इसको लेकर। ठीक है, तो यहां पर अगर पता चला किसी को डिनाई कर दिया, ठीक है, इसके पास में आधार कार्ड नहीं है, कोई और दिक्कत हो गई, कोई और मिस हो गया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कनेक्टिविटी में दिक्कत हो गई, तो उसको उसकी वोट डालने का अधिकार ही उसके हाथ से आप लोग छीन ले रहे हैं। तो ये कितना सही है, तो ये आप लोग यहां पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आधार कार्ड के बदले में, मतलब ये तो कोई ऐसा तो मुद्दा हुआ नहीं कि इसके पास में ये सिटीजन नागरिक नहीं है या फिर कुछ नहीं है, मतलब उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसकी वजह से उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, या फिर कोई और इश्यू बनना है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये काफी बड़ी एक आफत क्रिएट करेगा देश के अंदर में। पर लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल का आप लोगों को आधार कार्ड जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल को आप लोगों को जिस तरीके से वैक्सीन दे रहे हो उसी लेवल पर काम करना पड़ेगा।
तो कैसे आप लोग इसको ऑथेंटिकेट करोगे एक एक एंट्री को, तो वो भी यहां पर सोचने वाली कुछ बातें यहां पर बताई गई है। यानी कि पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग एक तरीके से किस तरीके से आप लोग लेकर चले। हालांकि गवर्नमेंट इसको बोल रही है वॉलेंट्री है, पर लेकिन वॉलेंट्री होता है स्वेच्छा से करो या फिर ना करो, पर आगे चलकर ये वॉलेंट्री जो है वो मैंडेटरी बन जाता है, करना ही करना पड़ता है उसके बाद में, वरना चीजें नहीं होंगी कि आप लोगों को वोट ही नहीं डालने जाएगा। तो इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया फिर यहां पर ये कि उसके लिए गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए थी, पर आप लोगों ने गाइडलाइन ही प्रिस्क्राइब नहीं करी ढंग से, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चल रहे हो तो ये समझना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर आप लोग यहां पर इसको भी समझ पा रहे होंगे, देखिए क्या होता है अभी यहां पर, अगर आप लोगों को बेसिकली वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज कराना है तो यहां पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जिनकी 18 साल से ऊपर एज हो गई है, ये इसलिए कंपेन भी चलाते रहते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर करा लेना। अब यहां पर क्या हो गया, अब वो इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि आप लोग करो चाहे ना करो, वॉलेंट्री यहां पर मुद्दा बन गया है। तो ये बर्डन जो है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से हटाकर ये इंडिविजुअल के ऊपर लाकर डाल दिया, तो ये एक गलत तरीके का प्रोसीजर यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा समझाने की बात की गई है। एक और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर आप लोग थोड़ा सा यहां पर समझोगे तो वो भी सोचने वाला मुद्दा है। ऐसा ही कुछ काम यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था 2015 में, तो बहुत सारी मीडिया की रिपोर्ट निकल कर आई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, जब इलेक्टोरल प्रोसीजर को यहां पर आधार कार्ड के साथ में लिंक करने की बात की गई कि बहुत सारे लोग जो है वो छूट गए पीछे, ठीक है। तो इलेक्टोरल प्रोसीजर जो है उसमें गलत तरीके की चीजें देखने को मिली। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जब चीजें निकल के आई तो देखने को मिला यहां पर कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया ही नहीं गया उस पर्सन का कि यहां पर किस किस को इनके अंदर डाला गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को पता है किस आर्टिकल के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, इसमें से आर्टिकल बताने हैं। आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर 17, 18, चल 17 से चलते 18 से चलते हैं, ठीक है। 18, 19, 20 या फिर 21 किसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इनमें से कोई एक आर्टिकल है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गए, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेगा ना यार, एग्जाम में आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन बना रखा है। इस तरीके से आप लोग चीजें बेसिकली वहां पर कवर कर पाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, ठीक है। सारी चीजें आप लोग की पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो फाइनली उनके द्वारा इंटरवीन भी किया गया था कि जो लिंकिंग प्रोसीजर है यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं। और आधार कार्ड ये अभी चैलेंजिंग भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि ऐसी चीज जो है कोर्ट में चैलेंज के तौर पर भी पड़ी रहती है लंबे समय तक का, तो उसको चैलेंज भी किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गलत प्रोसीजर है, आप लोग इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। तो ये बातें यहाँ पर उस टाइम पर भी देखने को मिली थी। यानी कहने का मतलब यह कि ऑलरेडी इसी आधार कार्ड के एक्ट से आप लोगों को प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बनाया गया था केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में 2017 के टाइम पर, तो वो इसी से निकल कर आया। और अब फिर आप लोग प्राइवेसी के मुद्दे को कैसे हैंडल कर पाओगे, तो ये भी एक एंगल देखने को मिलेगा। हालांकि ये वाला एंगल जो है वो राइटर ने प्रॉपर वे में कवर नहीं किया है, पर मैं आप लोगों को ये वाला एंगल भी बता रहा हूं कि प्राइवेसी वाला भी एक मुद्दा यहां पर नजर आएगा कि कैसे आप लोग उसको लेकर चल रहे हैं। अगर बात करूं यहां पर ये एक नया एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास में रहेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में रहेगा। अब कल को चलकर जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो वो इसको आधार कार्ड का पूरा डेटा जो है वो अपने लिए यूज कर सकती है। इस तरीके से यहां पर इसको मिसयूज किया जा सकता है। जब भी यहां पर मान लीजिए कोई इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो उन्हीं लोगों को यहां पर मैसेज सेंड किए जाएंगे जो कि वोटिंग राइट की एज में आते हैं और उनको सारे मैसेज सेंड किए जा सकते हैं कि रैली में आ जाओ, यहां पर रैली हो रही है, ठीक है, ये स्कीम के फायदे उठाते रहो। इस तरीके से नहीं, एक अलग तरीके से उनको एक अलग लेवल पर चीजें पहुंचाई जा सकती है। इलेक्शन के कैंपेन के लिए यूज किया जा सकता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, और ऐसा पुदुचेरी में देखने को भी मिला था। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ऐसी हरकतें की गई थी यहां पर, तो ये भी मिसयूज इसका किया जा सकता है। इसको आप लोग कैसे टैकल करोगे, ये भी एक मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा। और जबकि अगर बात करें यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको प्रोहिबिट करना भी चाहे तो अगर जनता में चीजें नहीं आएगी क्योंकि सारी चीजें इंटरनल चलती रहेंगी, तो उसके चलते आप लोग इसको कैसे लेकर चलोगे। कई बार देखिए ये भी बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऐसी बॉडी बनाओ जो कि एक प्रॉपर वे में इंडिपेंडेंट तरीके से सही से काम कर सके। कई बार क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है कि क्या ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं, तो वो भी एक काफी बड़ा इशू बार बार यहां पर निकल कर आता है। तो उसको भी आप लोग सोल्व करिए। और यहां पर ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको जल्दी से जल्दी आप लोगों को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मुद्दा जो है वो ऑलरेडी यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। और वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि अब तक सबसे पहले यहां पर देखना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है, अगर इलीगल तरीके से वो चंदा उनको मिल रहा है तो इलीगल पार्टी यहां पर बैठी हुई है, कोई भी अगर जिसको चंदा इलीगल तरीके से मिल रहा है और पता भी नहीं है कहां कहां से वो पैसा आ रहा है, तो यहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना
जब आप लोग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसे रहता है कि एक गोला रहता है, इसके चारों ओर जब आप लोग भागते हैं यहां पर, और जो सबसे पास वाला होता है वो सबसे पीछे से भागता है, जो सबसे आगे वाला, जो सबसे दूर वाला होता है वो सबसे आगे से भागता है, ताकि सब जो है वो एक लेवल पे उतनी ही रनिंग करें जितनी जरूरत है। और होता क्या है, अगर सबको एक साथ से भगा दें यहां पर तो इसको कम दौड़ना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास में ज्यादा पैसा यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल जाती है आगे चलकर कि ये इंसान जो है उसको इलीगल तरीके से मिसयूज कर रहा है। तो ये सारा मुद्दा आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। पूरी क्लैरिटी आप लोगों को इसके बारे में रखनी है, जो कि अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए कहीं भी पूछे तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकें। नेक्स्ट यहां पर, ये मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर देता हूं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बात की जा रही है। अभी यहां पर एक पैनल बनाने की बात की गई है, और वो पैनल जो है यहां पर ये देखेगा कि नागालैंड के अंदर जो रिसेंटली अभी दुर्घटना देखने को मिली, कई सारे लोगों की जान चली गई, लगभग 13 लोगों की यहां पर आर्मी के थ्रू। तो उसके चलते यहां पर जो आर्म फोर्स को जो पावर यहां पर दी जाती है तो वो कितनी सही है यहां पर, ये उसके बारे में समझाने की कोशिश की जाती है। देखिए हमारे देश में क्या था, ऐसा था कि अगर बात करें जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा भी यहां पर इसको यूज किया जाता था आर्म फोर्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट किया करते थे, तो उनके द्वारा भी यहां पर इसको यूज किया जाता था। बेसिकली जो वॉइस राय थे यहाँ का, इनका नाम था लिंगलित गो, तो इनके द्वारा यहां पर ये लाया गया था एक आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 में, कि हमारे देश में यहाँ पर जो हमारे देश के जो नागरिक थे उस टाइम पर अगर वो प्रोटेस्ट करते थे तो उनको सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया जाता था। और यहाँ पर माना जाता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1942 में, उस टाइम पर यहाँ पर उसको सप्रेस करने के लिए, लीडर्स को पकड़ने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि लाइसेंस टू किल दे दिया इनको, कि आप लोग जो भी आप लोगों के सामने आए आप लोग उनको मार सकते हैं। चलिए, ये तो आजादी के पहले थी, वो तो हमारे देश को वैसे भी नहीं चाहते थे अच्छा लेकर चल सके, पर लेकिन आजादी के बाद हम लोग इसको लेकर क्यों चल रहे हैं, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो इसके चलते मुद्दा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो एक तरीके से जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, यानी कि जो दूसरी कंट्री के लोग थे, उनको ये लगता था कि ये कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमारी कंट्री को एक तरीके से ऐसे माहौल में वो डालना चाहते थे। कोई यहाँ पर घुसपैठिया भेज दिया, हमारे देश के अंदर में दंगे करवाना, झगड़े करवाना, फसाद करवाना, एक दूसरे को आपस में लड़वाना, वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई। खासकर नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग राज्यों ने बोला कि हम तो आजाद रहना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कोई अलग प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी, तो इसको टैकल कैसे करना है, तो उसको टैकल करने के लिए बोला गया कि यार आर्म फोर्स है उनको पावर देनी पड़ेगी, ताकि कोई ऐसा मुद्दा अगर बनता है कल को उसको सप्रेस किया जा सके और हमारा देश जो है वो एकजुट होकर रह सके। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लेकर आया गया था। यानी कि इसके पीछे मंशा जो है वो बुरी नहीं थी, मंशा जो है वो अच्छी थी, पर लेकिन सारी चीजें जो है जिस तरीके से इंसान सोचता है वो ऐसे नहीं चल पाती हैं, बहुत सारी कई बार दिक्कतें भी देखने को मिल जाती हैं। तो उसी के चलते अगर बात करें, अभी यहाँ पर एडिशनल जो सेक्रेटरी है नॉर्थ ईस्ट के, अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लेकर यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और भी कई सारे यहाँ पर मेंबर आएंगे। अब यहाँ पर ये एक पैनल बनाने की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर इस पैनल को देखेगा। क्यों? रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जब यहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई तो ये बोला गया यहाँ पर कि यार देखो ये सोल्यूशन जो है ना, ये आप लोग पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलेगा, ये इकोनॉमिकल सॉल्यूशन निकलेगा, ये कभी भी एक मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी कि अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री को यूज करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता है। जो पॉलिटिक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी और इकोनॉमिक कंडीशन सुधारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लोगों की ये हरकतें जो हैं, जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो आप लोग कम होती नजर आएंगी। तो आर्मी अपने ही लोगों के खिलाफ करना यूज, ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर अपने ही लोगों के खिलाफ आप लोग आर्मी यूज करोगे तो फिर ये दिक्कतें नॉर्मली देखने को मिलेगी। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी क्या रहता है, वो बॉर्डर पर ही रहता है यहाँ पर उस टाइम पर, और वहां पर बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा होता है। पर लेकिन फिर सनी देओल जो रहते हैं वो अपनी बटालियन लेकर आते हैं और फिर इसको सुनील शेट्टी को बोलते हैं कि अब जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम बस इतना ही था, अब बाहर के दुश्मनों से हम लड़ेंगे। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है अपने ही देश के लोगों के खिलाफ आप लोग इस लेवल पर जो आर्म यूज कर रहे हैं, तो इससे काफी सारे लोगों की जान गई। इवन नॉर्थ ईस्ट में काफी लंबे समय तक यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चला। नाम पता होगा आप लोगों को, यहाँ पर इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है। नाम है इनका इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला जो है यहाँ पर, इनको काफी लंबे समय तक इनके द्वारा भूख हड़ताल यहाँ पर की गई, ओनली इसी के लिए ताकि यहाँ पर जो ये हरकतें हैं, बेसिकली कई बार गलत तरीके से जो चीजें हो जाती हैं उसको रोका जा सके। कई सारी किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं, जैसे फ्रेगनेंस ऑफ पीस, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा टू जर्नी, यहाँ पर वेयर द एबनॉर्मल इज नॉर्मल, तो ये कई सारी ऐसी किताबें इनके द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को अवेयर कराया जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि वुमेन के द्वारा यहाँ पर बेसिकली कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया गया। ये बहुत ही बड़ी हमारी कंट्री की इंसल्ट हुई, एक तरीके से देख सकते हैं आप लोग डेमोक्रेसी के अंदर, अगर कोई इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मास प्रोटेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अभी ये पैनल बनाया जा रहा है, जिसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो हमारे देश में लाया गया था ये 1958 में, उसको रिपील किया जाए या फिर उसको लिमिटेड किया जाए, ताकि यहाँ पर उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि आज के डेट में उनके पास में इतनी पावर रहती है, अगर किसी के चलते कोई गलत काम उनके द्वारा हो गया है तो
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के खिलाफ बिना उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चला सकता। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर कहीं पर भी जाकर सर्च वगैरह कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो जब्त की जा सकती है, कोई नहीं रोक सकता है। तो कई बार नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर इनको पुलिस वाला गुंडा बोला जाता है कि एक तरीके से आर्मी को गुंडा बना रखा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से नहीं अपनी दादागिरी चलाते हैं। पर लेकिन देखिए जरूरी भी है, अगर आर्मी नहीं होगी तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। पर लेकिन उसमें बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो भी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो पैनल बनाया गया है इसका बेसिक पर्पज यही है कि यहाँ पर जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को टैकल किया जा सके। आज की डेट में जो दिक्कतें देखने को मिल रही है यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर, तो उसको हम लोग टैकल कर सके। अगर उसको टैकल नहीं कर पाएंगे तो यार फिर देखो देश की सिक्योरिटी अगर खतरे में पड़ गई तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, और देश की अर्थव्यवस्था अगर खतरे में पड़ गई तो फिर सब कुछ खतरे में पड़ जाता है, फिर सारी चीजें जो है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको लेकर कैसे चलना है। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। आप लोग की क्या राय है इसमें कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटना चाहिए या फिर इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, तो ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले, इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ ले आप लोग क्या लगता है कि देश में भी ये दुर्घटना देखने को मिली तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटना चाहिए या फिर लगा रहना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों से बोला था ये इनइक्वालिटी के बारे में है, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बात करते हैं किसके बारे में, एक रिपोर्ट के बारे में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट है। तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो मोस्ट अनइक्वल कंट्री हमारी देखने को मिली, हमारा देश अगर दुनिया में आप लोग बात करेंगे, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर जाकर देखेंगे तो सबसे अनइक्वल कंट्री हमारी है। बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा गरीब है, और बहुत ज्यादा बीच के भी लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो लैब है उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, और ये दुनिया के सामने आंकड़े रखती है कि भाई साहब आज की डेट में दुनिया कैसी हो रखी है, कितने लोग अमीर और कितने गरीब हैं, उसके बारे में एक डेटा तैयार करती है। आर्टिकल यहां पर ये हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया कि इंडिया अमंग मोस्ट अनइक्वल नेशन, टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड 22% ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि दुनिया के अगर हमारे देश के 1% जो लोग हैं ना वो ऊपर के, वो अकेले यहाँ पर 22% नेशनल इनकम यहाँ पर लिए बैठे हैं। तो ये अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि गरीबों के हाथ में क्या आता है, तो गरीबों के हाथ में आता है वही बाबा जी का टुल्लू, जैसे कपिल शर्मा बोलता है, यानी कि गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, सारी चीजें अमीर लूट कर ले जाते हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो पहले मैं आप लोग को बात करूंगा वर्ल्ड के लेवल पर, फिर हम लोग बात करेंगे अपने लेवल पर, अपने देश के लेवल पर दुनिया में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, पहले वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, यानी कि जो मनी है वो काफी डिफरेंट तरीके से दुनिया में आप लोग को बटी हुई नजर आएगी। यानी कि बोला जा रहा है कि 2% जो टोटल है वो लगभग देखने को मिलेगा, just 2% of the total where the richest just 10%, the global population 76% of all wealth, यानी कि जितनी जो ग्लोबल की पॉपुलेशन है उसकी 76% जो टोटल वेल्थ है वो ओनली आप लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों के, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी चंद। तो ये बातें बोली गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो गरीबों के हाथ में नहीं है, अमीरों के हाथ में है। और खासकर अगर बात करें एक पर्टिकुलर एरिया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है यहाँ पर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, MENA। तो ये कौन सा रीजन होता है, अगर आप लोगों को मैप में मैं दिखाऊं तो ये आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एक मिनट रुकिए। तो बीचों बीच में हमारी दिलो जान हमारा भारत महान, ये आप लोगों को बीचों बीच में देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा इससे इधर आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो ये जो रीजन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो ग्रे ग्रे वाला रीजन ये दिख रहा है आप लोगों को मैक्सिमम, ये वाला रीजन है जिसको यहाँ पर बोला गया है क्या, इसको बोला गया मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट वाला ये रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और नॉर्थ अफ्रीका वाला ये रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, यमन, ओमान और इजराइल, ये टोटल देश आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जिसमें काफी ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पर मीना है, तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि मोस्ट अनइक्वल रीजन दुनिया में ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। यानी कि एक इंसान ऐसा है जो कि भरपेट बैठा हुआ है, जो कि खूब एक तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है। जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर भी आप लोग को काफी ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। जो महिलाएं हैं, टोटल इनकम का अगर बात करें, उनका जो लेबर इनकम में उनका शेयर जो है वो बहुत कम आप लोगों को नजर आएगा। 1930 में 30% इनकम में उनका शेयर आप लोगों को देखने को मिलता था, जो कि अभी यहां पर अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पे ये लेस देन 35 है, यानी कि 1990 में 30% था। और आज के डेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल को 2021 में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं 31 साल बाद भी ये 30% से बढ़कर ओनली 5% बढ़कर 35% हुआ है।
इनइक्वालिटी इतने लार्ज स्केल पर है, सोसाइटी में महिलाओं को हक ही नहीं है बेसिकली यहाँ पर। अगर इनकम के अंदर बात करें ना तो उनको ढंग से जॉब पे रखा जाता है, वहां भी रखा जाता है उनको दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, ऊपर से जैसे शादी हो जाती है तो आगे प्रेगनेंसी के चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो दुनिया भर की दिक्कतें यहाँ पर जो होती हैं वो लड़कियों के सामने निकल कर आती हैं। तो इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री इज ग्रेटर देन, अगर बात करें किसी और कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं, ये मुद्दा काफी बड़ा है। अगर बात करूं इस मैप को, अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक तो हो गया कि अगर यहाँ सुडान कितनी अमीर है और इजिप्ट कितनी अमीर है उसको कंपेयर कर लें, सऊदी अरेबिया कितनी अमीर है, ओमन कितनी अमीर है इसको कंपेयर कर लें, इंडिया कितना अमीर है, चाइना कितना अमीर है इसको कंपेयर कर लें। ये तो हो गया कंट्री का कंट्री के साथ में कंपेरिजन। पर लेकिन अगर बात करूं हमारे ही देश के अंदर, अगर आप लोग बात करोगे, हम लोग अगर बात करने लगे यहाँ पर कि आज की डेट में अगर बात की जाए कि हम महाराष्ट्र के साथ में कंपेयर करना है गुजरात को, तो ऐसे अगर आप लोग देखो तो आप लोग क्या लगेगा कि यहाँ पर देश के अंदर ही इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि एक अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। तो यहाँ पर रिच कंट्री और पुअर गवर्नमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलती है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि जो कंट्री है वो काफी अमीर हो चुकी है, पर लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है वो सारी उल्टी सीधी हरकतें करती है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। कई सारे एरिया में जब चेक किया गया, लगभग पुराने 40 सालों का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने चीजें बर्बाद कर रखी है। और अभी एक और पिंडारा इनके सर पर नाचने लगा, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट ने और कहानियां इनकी खराब करके रख दिया, अब तक तो नॉर्मल चीजें चल रही थी, तो ये एक और बड़ा मुद्दा आ गया। रही सही कसर जो थी, वो नहीं कहते कि एक शब्द यूज कहता है कि कैच निकाल दी, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल जान निकाल दी, एक शब्द लोकल यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। कोविड-19 ने अब और उल्टी सीधी हरकतें यहां पर कर दी, इनइक्वालिटी के मामले में और ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी। कोविड-19 के बारे में अगर बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर सामने निकल कर आ रही है आज के डेट में, अगर इसको आप लोग देखते हैं तो। ये मैंने दुनियादारी के लेवल पर बताया। आइए अब देखते हैं अपनी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर इंडिया स्पेसिफिक आप लोग चीजें देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ जो है हमारे देश के अंदर में वो काफी पुअर है। यहाँ पर जैसे बोला गया कि 1% जो लोग हैं यहाँ पर पॉपुलेशन, वो यहाँ पर एक तरीके से बोला जाए कि होल्ड करते हैं मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल नेशनल इनकम, यानी कि 13% के करीब जो देश की इनकम है वो 1% लोगों के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये जो डेटा रहता है ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक बार फिर से सुनिए, इसको थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। यहां पर बोला गया कि 1% ऑफ द टोटल जो 1% ऑफ द जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो होल्ड करती है 1/5 ऑफ द टोटल नेशनल इनकम, यानी कि 1% लोग जो हैं वो 1/5 के करीब यहाँ पर होल्ड करते हैं। इसको मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया भी था, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या हो गया, लगभग 20%, 22% लगभग, यानी कि 100 में से अगर बात करें 1/5 का तो लगभग 20% देखने को मिलेगा। 20-25 हो गया ना, तो 1% पॉपुलेशन यहाँ पर ये होल्ड करती है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो बची हुई नीचे की जो पॉपुलेशन हो गई, बॉटम की जो हाफ पॉपुलेशन है, यानी कि 1% जो पॉपुलेशन है उनके हिस्से में 20% माल आता है, और बची हुई नीचे की जो 50% पॉपुलेशन है उनके हिस्से में ओनली 13% माल आता है। तो समझिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक इंसान जो है वो अकेला 20 रुपए ले बैठा है और एक 50 लोग जो है उन पे टोटली मिलाकर 13 रुपए हैं। तो कौन से की जिंदगी अच्छी चल रही है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एवरेज जो हाउस होल्ड वेल्थ है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर। बेसिकली अगर बात करें आज के डेट में 9,83,000 के करीब यहाँ पर ये आंकड़ा बताया गया है, ठीक है। तो ऑब्जर्व ये किया गया यहाँ पर, हमारे देश में जब डीरेगुलेशन हुआ, लिबरलाइजेशन आया, पॉलिसी लाई गई, उसका भी फायदा कोई ज्यादा लोगों को देखने को नहीं मिला है। आप लोगों ने देखना हमारी कंट्री में LPG रिफॉर्म लाए गए, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाले जो रिफॉर्म लेकर आए गए थे ना, उससे ये लग रहा था कि काफी सारे लेवल पर हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक किया गया तो उसका ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिला नहीं। उसमें भी आप लोगों को ये चीजें नजर आएंगी, यानी कि एक तरीके से ऊपरी सतह पर चीजें यहां पर हुई। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें या फिर इनइक्वलिटी के बारे में बात करें तो फीमेल का जो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लगभग 18%, ठीक है, जो कि लोअर है अगर एशिया में एवरेज बात करें, यानी कि पूरे एशिया के अंदर भी अगर चेक करेंगे ना तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 21% के करीब है। तो हमारी कंट्री में एशिया के एवरेज से भी कम है यहाँ पर, और दूर जाने की तो बात आप लोग छोड़ ही दीजिए, यानी कि महिलाओं को उतनी अच्छे लेवल पर जॉब नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह आता है कार्बन इनइक्वालिटी का। कार्बन इनइक्वालिटी के चलते पहले आप लोग ये समझिए, एक शब्द यहाँ पर यूज किया गया कार्बन, यहाँ पर बात की गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं CO2e, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है कि डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस, जो यहाँ पर कॉमन यूनिट है उसके लिए कि यहाँ कितनी ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। तो इसके बारे में बताया गया है, जो अमीर आदमी है उसके घर में AC होगी, कूलर होगा, फ्रिज होगा, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और घर में भी लगभग 2 से 3 ही मेंबर होंगे। तो वो एक ही इंसान जो है इतनी बिजली खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो ज्यादा एमिट कर रहा है।
और एक घर में है कि लगभग 15 से 20 आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं घर में 15 से 20 आदमी, तो उसमें उनके घर में ना एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, नॉर्मल तरीके से मटके का पानी पीते हैं, अपना खाना पाना भी नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं, तो जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। तो ये कार्बन एमिशन इनका लगभग 0 के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर हाईएस्ट कार्बन एमिशन है। तो यही बातें बताई गई कि बॉटम 50% जो कंज्यूम करते हैं 1 यूनिट, यानी कि कार्बन एमिशन काफी कम है। मिडिल में आप लोगों को देखने को मिलेगा 40% 2 यूनिट करते हैं, और जो नीचे के अगर 10% लोग हैं वो लगभग 9 यूनिट खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि क्या कंडीशन है यहाँ पर। यानी कि अमीर लोग जो है उनके घर में सारी शानो शौकत आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनकी जिंदगी की पूरी इंजॉयमेंट में चल रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो अमीर कंट्री है ना आज की डेट में, वो सारी इंजॉयमेंट कर रही है, और जब हमारा टाइम आया चीजों को एंजॉय करने का, तब वो बोलने लगे क्लाइमेट चेंज चिल्लाने लगे। इसीलिए यहाँ पर आज के डेट में चाइना और इंडिया पर सबसे ज्यादा निगाहें उनकी, ताकि आगे ना निकल जाए ये देश, इनको क्लाइमेट चेंज का नाम ले लेकर डरा डरा कर इनको सप्रेस कर दो। हालांकि मुद्दा भी बढ़ गया अब तो काफी ज्यादा आकर वो दिख भी रहा है सामने, पर लेकिन जितना ज्यादा हा हुल्ला मचाया जा रहा है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक डर भी क्रिएट किया जा रहा है। चाइना के बारे में अगर बात करें तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट जो इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइवेट वेल्थ के अंदर। हमारे देश के अंदर भी ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ी है फिलहाल, जो प्राइवेट लोग जो है आज के में पैसा कमाने में काफी आगे निकल कर आए। इवन कोविड-19 के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे करोड़पति हमारे देश में बन गए, दुनिया भर के लोग, तो दुनिया भर का पैसा लोगों के द्वारा कमाया गया। तो यहां पर इंडिया जो है वो भी अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा है। लगभग अगर बात करें 1980 में 290% के करीब था, अब 2020 में ये 560 के प्रतिशत के करीब हो गया कि लोगों के पास में प्राइवेट वेल्थ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि लोग जो है काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट एरिया में। अगर आप लोग बात करें बिजनेस कर कर दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं, ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, अब ये तो आप लोगों ने इनइक्वालिटी देख ली, इंटरनेशनल लेवल पर भी देख ली और नेशनल के लेवल पर भी आप लोगों ने देख ली। तो अब इसको सॉल्यूशन क्या निकालना है, तो उसके चलते यहां पर क्या बात की जा रही है, तो ये बोला गया कि आप लोगों को जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर आप लोग वेल्थ टैक्स लगाओ, यानी कि जिनके पास में ज्यादा पैसा हो गया उनको वेल्थ टैक्स लगाओ। यानी कि रॉबिन हुड अप्रोच आप लोगों को लेकर चलनी है। रॉबिन हुड अप्रोच क्या थी कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों को यहां पर पैसा दो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जिसके पास में जितना पैसा है उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाओ, और जिसके पास में जितना कम है उसको उतना ही कोर्स जो है वो कोर्स बोल रहा हूं, तो उनको उतना ही जो सामान है वो आप लोग उसको कम पैसे में दो। ऐसे नहीं जैसे मान लो कल को चलकर आप लोग मार्केट में चलकर उस खरीदने जाते हो कोई किताब, मान लीजिए वो किताब जो है उसका प्राइस जो है वो है 700 रुपए। अगर बोलने लगे कि यार ये किताब जो है उस इंसान को जिसको बेसिकली ठीक ठाक कमाई चल रहा है, उसकी जिंदगी सही चल रही है, उसको 700 की जगह आप लोग ये 750 की दे दो, ठीक है। पर लेकिन जो इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी ठीक से नहीं चल रही है, उसको आप लोग ये लगभग 350 की दे दो, क्यों ना उसको आधा 50% आप लोग लगभग उसको डिस्काउंट दे दो। तो ऐसा कर लो कि उससे पैसा निकलवा लो और दूसरे को थोड़ा सा कमाई करके यहाँ पे दे दो, और कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट भी आप लोग दे दो। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा। अमीरों से पैसा निकालकर गरीबों की डायरेक्शन में आप लोगों को ये लेकर चलना पड़ेगा। पर लेकिन जितना आसानी से मैं ये बोल दे रहा हूं उतना आसानी है नहीं, ठीक है। कोई अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं रहता है। आप लोगों ने ये चीजें खुद भी आसपास भी ये चीजें नोटिस की होंगी, ठीक है। लोग जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। आप लोगों ने ये चीजें कोविड-19 के टाइम पर भी ये चीजें देखी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। जब मैंने बोला था ना लोगों को किताबें प्रोवाइड कराऊंगा, तो ज्वाइंट बटन के थ्रू जितना पैसा आया था उसका डबल पैसा मैंने अपनी पॉकेट से लगाकर बच्चों को किताबें दी थी। पर लेकिन इतने सारे मेल आ गए कि मेरे से अब तक भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी भी कुछ लोगों को मैं बीच बीच में किताबें प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइंट बटन को ज्वाइन कर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये ऐसे होता है कि यहाँ पर जिससे पैसा है उस पे से थोड़ा पैसा लिया, अब जिसके पास में नहीं है उसको थोड़ी चीजें दे दी। तो ये चीजें ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन मेरी एक लिमिटेशन है, मैं आप लोगों के द्वारा जो आता है और उसमें कम से कम जितना होता है उसमें लगभग डबल मैं अपने पास से लगाकर प्रोवाइड करा देता हूँ। पर लेकिन मेल इतने आगे, लगभग अभी भी मैं बोलूँ आप लोगों से, लगभग मुझे लग रहा था तब तो 3.5 से अभी बढ़कर 7,500 या 8,000 के करीब मेल हो गए, जो मैंने अभी पढ़े भी नहीं है, जिनमें ओनली किताबें मांगी गई हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग ये इतना बड़ा नंबर हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कभी यार इस लेवल पे चीजें हो जाएंगी। चलिए जो भी है, जितना मेरे से हो रहा है वो चीजें चलती रहेंगी, टेंशन मत लेना। अगर बात करें इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी के बारे में, तो इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमारे देश में प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 तो ये बात करती है कि यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में। हमारे देश में हेल्थ के बारे में भी काफी सारी इनइक्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पर निकल कर आती है, ये भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। अगर इसके बारे में बात करें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एरिया जो है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को यूनिवर्सली सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि अगर कोई घर में एक बीमार हो गया, सोचिए अगर यहाँ पर घर में रिक्शा चलाने वाला कोई मेंबर है और वो बीमार हो गया और पूरा घर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सारा घर जो है भूखों मर जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात चलेगी, उस इंसान की जिंदगी भी नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगी। इसी के साथ में एक और यहाँ पर इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये याद रखेगा, ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है हमारी कंट्री में कौन कौन से एरिया में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। टोटल 12 इंडिकेटर इसमें प्रस्तुत करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए भी थे, ठीक है।
वर्ल्ड वाला अलग होता है, ये हमारे देश में प्रस्तुत किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। ये प्रस्तुत कौन करता है यहाँ पर, तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इसको प्रस्तुत करती है। ये बताने की कोशिश करती है यार दुनिया में ये दिक्कत चल रही है, इनको आप लोग सुधार लो, ये इनका चक्कर रहता है। और मिशन भी इनका यही है कि ताकि इनइक्वालिटी को डेटा लोगों के सामने रहेगा, तभी तो पता चलेगा ना हाँ ये लोग दिक्कतें फेस करें, तो उसका सोल्यूशन भी हम लोग निकाल पाएंगे। ये बेसिकली मुद्दा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पर। तो यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो 15 से लेकर 17 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको यहाँ पर दवाई प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, कोवैक्सीन 3 जनवरी से, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और थर्ड डोज यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर जो 39 जो यहाँ पर थर्ड डोज है सीनियर ओनली 39 वीक आफ्टर डोज, जो सेकंड डोज उनको मिल चुका है उसके बाद में, ठीक है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको आप लोग ध्यान से रखकर चलते रहो, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। यहाँ पर अभी कई सारी मिशनरी ऐसी हैं जिनको डिनाई कर दिया गया है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, यहाँ पर उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराने का मना कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, क्योंकि अगर इसी के अंदर मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है कम से कम इन चीजों के ऊपर, अगर कोई भी डाउट आप लोगों को होता है FCRA के बारे में, डिटेल में बता रखा है, एक एक चक्सो आप लोगों को खुल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के नीचे मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा FCRA वाली वीडियो का, ताकि आप लोग इसको देख सकें। या फिर अगर आप लोग सर्च भी कर लेंगे FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बाय वीर, ठीक है, तो आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश किया करो यहाँ पर इस तरीके की चीजें आप लोग को अगर कोई मैं बताता हूं तो उसको जरूर देखा करो, क्योंकि डाउट जहां हो वहीं क्लियर करके बढ़ने में फायदा है, वरना फिर ये डाउट अगर बने रहे तो फिर दिक्कतें देखने को बनती रहेंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग क्लियर करके चलो। आगे चलते हैं। यहाँ पर बीजेपी के द्वारा अनाउंस किया गया, यहाँ पर अमरेंद्र जो यहाँ पर कांग्रेस से टूट कर आए थे उनके साथ में बेसिकली इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब में इलेक्शन है वो सब चल रहे हैं, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। 6 नक्सल जो है वो किल हुए यहाँ पर सुकमा के अंदर, ठीक है। तो सुकमा के एनकाउंटर के अंदर में यहाँ पर 6 नक्सलवादी जो है उनकी अभी डेथ हुई। टेंशन मत लेना, इसको फिर से मैं कवर करूंगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आर्टिकल आता है तो उसके ऊपर एडिटोरियल आता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से कवर करूंगा कि ये नक्सलवादी मूवमेंट क्या है। एक समाधान मैंने आप लोग कई बार बताया ना, पहले समाधान SAMADHAN, ठीक है, SAMADHAN, ठीक है। तो फिर एडिटोरियल आएगा, फिर मैं आप लोग कवर करा दूंगा। समाधान का मतलब था स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शन इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, एक्शन प्लान कैसे लेना चलना है, फाइनेंसिंग कैसे होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए नोट, खासकर जहां जहां पर भी यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म देखने को मिला था उसको हटाने के लिए यहाँ पर ये यूज किया गया। तो ये ऐसी चीजें एडिटोरियल के साथ में आएगा, तो बहुत सारे और भी पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, तो वहां पर कवर करा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, कोई भी चीजें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा रेगुलर लेक्चर को सुनते रहा करो, एक एक पॉइंट आप लोग का इस तरीके से कवर होगा कि आप लोग एग्जाम में बैठकर ये लगेगा कि आप लोग ही पेपर बना रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडिटोरियल पर आते हैं, तो एक बेसिक आइडिया के साथ में फिर हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो छोटी सी न्यूज है, ठीक है, तो फिर से उसको यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें टाइम वेस्ट करने बैठ जाऊंगा तो फिर कई सारी और इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। तो इसलिए मैं कई सारे आर्टिकल जो है वो इसलिए बेसिकली रख लेता हूं कि हाँ एडिटोरियल आएगा उसी दिन उसको दबाकर फिर कवर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और आगे चलकर मुझे लगता है एडिटोरियल भी इसके ऊपर आएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, यह है केरला के अंदर टॉप नीति, केरला जो है उसने टॉप किया गया नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स में। तो केरला ने टॉप किया, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, इसी के साथ में तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। नीचे से यहाँ पर अगर बात करें, यूपी ने टॉप किया है, नीचे से 18वें नंबर पर बिहार है और 17वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो नीचे से टॉप करने वाले यहाँ पर ये हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर जो हेल्थ इंडेक्स जो है हमारे देश में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें केरला के द्वारा टॉप किया गया है हेल्थ इंडेक्स जो लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और उत्तर प्रदेश के द्वारा नीचे से टॉप किया गया है। तमिलनाडु और जो यहाँ पर तेलंगाना है वो आप लोगों को दूसरे और तीसरी पोजीशन पर देखने को मिलेंगे, और बिहार और जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ पर वर्ष में दूसरी और तीसरी पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अगर बात करें वैसे तो नीचे से टॉप किया है, पर लेकिन टॉप ये यहाँ पर अगर बात करें फिर भी जो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, यानी कि बॉटम से जब ऊपर को उठ के चलता है ना इंसान, तो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ही निकल कर आई, अपने आप को इंप्रूव करने की कैटेगरी में अगर बात करते हैं। तो बात यही बोली जा रही है कि इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, तो सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर बेसिकली की गई। अब यहाँ पर बेस्ट स्मॉलर स्टेट में बात करेंगे तो मिजोरम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवरऑल में अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो यूटी में दिल्ली और जम्मू कश्मीर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बॉटम पर, ठीक है। यहाँ पर इसी के साथ में फोर्थ कॉन्जुगेटिव ईयर केरला जो है वो टॉप मारा है दबाकर, ठीक है। और यहाँ पर केरला और तमिलनाडु की बात करें, टू परफॉर्मेंस अगर बात करें तो देखिए वैसे तो ये टॉप पर है, पर लेकिन अगर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में बात करेंगे पहले के कंपेयर में इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, तो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई एक बार टॉप पर जाकर बैठ गया तो फिर वो काफी कम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाता है। क्यों? क्योंकि टॉप से ज्यादा और कहां जाएगा, ठीक है।
तो वो अपने में ही इंप्रूवमेंट करता रहेगा, पर लेकिन जो नीचे है वो ऑलरेडी बहुत सारी उनको काम करना बचा है तो ऊपर चढ़ेंगे। तो अगर इनकी इंप्रूवमेंट में बात करें कि इंप्रूवमेंट कितना किया इनके द्वारा, तो ये 12th और 8th पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे टॉप पर है, पर लेकिन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ से देखा जाए कि खुद की परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तेलंगाना परफॉर्मेंस के मामले में बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और राजस्थान वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में। ठीक है, इसी के साथ में हेल्थ जो इंडेक्स है यहाँ पर, इसके अंदर टोटल मिलाकर 24 ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट करते हैं, और इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हेल्थ आउटकम क्या है, 70% वेटेज इसको दिया गया है। गवर्नेंस और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है 12% उसको दिया गया है। की इनपुट और जो भी यहाँ पर प्रोसीजर है, यहाँ पर 18% इसको दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट है जिसकी कुछ हद नहीं है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे यार वर्ल्ड बैंक का क्या मतलब है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप लोग फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को पता है, तो तीसरा गोल यहाँ पर आप लोगों को बात करेंगे इसके बारे में, हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के गोल को इंप्रूव करने के लिए भी यहाँ पर ऐसी रैंकिंग जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर उसको दूर कर लेना। ठीक है, बाकी क्रिकेट के अंदर भी और कई सारी चीजें चल रही हैं कि विराट कोहली को कैप्टन बना दो या फिर इनको कैप्टन बना दो। यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि विराट कोहली को बना देते हैं टेस्ट का कैप्टन, और यहाँ पर इनको वनडे और 20 का जो बना देते हैं। तो सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, इनको आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत की बात नहीं है कि आप लोगों का बहुत कुछ यहाँ पर छूट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, बेसिकली बात करें तो पॉलिटिकल चीजों को लेकर शट डाउन करने की बात की जा रही है, प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे मिनिस्टर से जाकर एक्सटोर्शन, यानी कि एक्सटोर्शन कॉल कर दिया मिनिस्टर को, इतने पैसे भिजवा दो वरना ये कर दूंगा, उठा लिया फिर क्या था। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दारू पी के कर दिया होगा काम किसी ने, तो फिर चढ़ गए भाई साहब। हद होती है किसी चीज की, पराकाष्ठा पार हो जाती है। बात करें यहाँ पर दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो एंटीसिपेटरी बेल दी गई है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, किसी इंसान के ऊपर अगर केस चल जाए, उसको केस में जेल में जाने से पहले, उसको एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है जेल में जाने से पहले ही बेल मिल जाना। क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, हो सकता है कि वो आरोप जो है वो सही ना हो, वो गलत हो, तो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की इमेज को भी बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है मैन एक्यूज था, जो कि रेप केसेस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बातें बोलेंगे, तो बाकी तो जो उनकी जो चीजें हैं वो आप लोगों के लिए काम की नहीं है, पर ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। और भी कई तरह की बेल होती है, जैसे इनके बारे में मैं कभी अगर टाइम मिलेगा तो फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बेल की कैटेगरी आप लोगों से कई बार पूछी जाए अगर, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरिम बेल भी होती है यहाँ पर। ठीक है, एक ग्रांट कर देते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरिम बेल कैटेगरी में आ जाता है। इसी के साथ में कई तरीके और होता है, डिफॉल्ट बेल हो जाना। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। रेगुलर बेल, ये सारी जो होती है ना, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, तो उसमें सेक्शन के अंदर आती है, सेक्शन शायद 167 है आई थिंक, जहां पर उसके अंदर यहाँ पर आती है। तो क्रिमिनल कोड के अंदर, प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, सारी बातें रेगुलर सुनते रहोगे ना, सारी चीजें कवर होती रहेंगी, टेंशन नहीं लिया करते। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो स्कूल है वहां पर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर लड़ाई होगी है, अब बैठकर सब खाना खा रहे हैं आराम से, तो ये सही है। पुराने टाइम में आप लोग जाएंगे, एक तो बोलते थे वैदिक पीरियड और एक को बोलते थे लेटर वैदिक पीरियड। इसमें एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री के अंदर में। देखिए, वर्ण सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, जैसे आप लोग क्षत्रिय हो गए, कास्ट जैसे शूद्र हो गए, ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मण हो गए। ठीक है, तो जैसे कि BKVS, ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, ये सारे आप लोगों को शूद्र देखने को मिलते थे, यहाँ पर वैश्य। तो ये बकवास जो सिस्टम मैंने बोला यहाँ पर बकवास, इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये बकवास सिस्टम जो था, अगर आज की डेट में बकवास बन चुका है, पर जब यहाँ पर वैदिक पीरियड के टाइम पर ये काफी अच्छा था। एक ही घर में आप लोगों को ब्राह्मण, एक ही घर में आप लोगों को क्षत्रिय, एक ही घर में आप लोगों को शूद्र, एक ही घर में आप लोगों को सारे लोग देखने को मिल जाते थे। यानी कि ये कास्ट डिवाइडेड नहीं थी यहाँ पर उस सिस्टम की, जब आप लोग हिस्ट्री में जाएंगे। पर लेकिन फिलहाल क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया गया, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे चलकर ये बोलता है ब्राह्मण अलग हो गए, क्षत्रिय अलग हो गए, शूद्र अलग हो गए, तो फिर कास्ट डिवाइड कर दी, तो इसके चलते सोसाइटी डिवाइड होने लगी। वरना स्टार्टिंग में ये सिस्टम काफी अच्छा था। तो ये आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है, जेके के अंदर बात की जा रही है, रियल एस्टेट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें ओपन की जा रही है, तो अच्छी बात है, आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। फिर से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बेसिकली उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पाकिस्तान के द्वारा समन किया गया हमारे इनोवे को, जो कि पाकिस्तान के अंदर में है, कि हेट स्पीच जो हमारे देश में देखने को मिल रही है उसको बंद किया जाए। ये तो सुनकर मेरी हंसी आ गई, क्या करूं, मैं तो रोक ही नहीं पाया अपनी हंसी। चलिए, जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनके डिप्टी अभी यहाँ पर अपॉइंट कर दिए गए, जिनका नाम है विक्रम मिश्रा। ठीक है, विक्रम मिश्री जो है यहाँ पर ये अभी एम्बेसडर थे चाइना में, इनको बुलाया गया। और अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उनके अंडर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो एक छोटी सी न्यूज है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है,
में पूछ ली जाती है कई बार, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। सिक्योरिटी को जिस तरीके से दुरुस्त करना है हमारी कंट्री में, तो उसका एक प्रॉपर एडवाइजर होता है, तो उसके चलते है। अवार्ड फॉर द हिंदू जर्नलिस्ट, तो यहाँ पर ये दिया गया है रामानंद जो गोन की अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 6 आए हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड यहाँ पर चीजें कवर की गई, कॉरेस्पोंडेंस है, इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हल्का सा याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लैरिफाई कर दिया गया है, अगर किसी की डेथ हो गई है महिला की और यहाँ पर उसके ऊपर भी यहाँ पर डोबरी का चार्ज लगाया जा सकता है, हो सकता है कि उसका हरासमेंट किया गया हो, तो यहाँ पर इनकी डेथ के बाद भी यहाँ पर उसके ऊपर डोबरी का चार्ज लगाया जा सकता है, ये बात बोली गई है। इनके और ज्यादा कट्टर बना दिए गए यहाँ पर इस लॉ को, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कट्टर क्या, ऐसा है कि कल को चलकर कोई दिक्कत देखने को मिले, एक महिला की जान चली गई और यहाँ पर ससुराल वालों ने उल्टी सीधी हरकतें कर दी, तो बेंच जो है यहाँ पर एनवी रमन के साहब के द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा डिसीजन दिया गया, ठीक है। तो इंटरिम जो सेक्शन है यहाँ पर, अगर इंडियन पिनल कोड के तहत यहाँ पर 304 के तहत यहाँ पर ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन इनके द्वारा किया गया है कि ऐसा नहीं कि डेथ का ही सेक्शन लगेगा, नहीं, वहां पर भी डोबरी का सेक्शन लग सकता है, कि हो सकता है कि उसका हरासमेंट किया गया हो, तो ये बातें बोली गई हैं। बाकी सुडोकू है, कई सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अच्छे से आप लोग इसको भरा करो, डेली कोशिश किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसको भरा करो आप लोग, और यहाँ पर आप लोग को सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है लास्ट वाला। और आज तो वैसे भी 1 स्टार की आप लोग भरी दोगे, इसका मुझे पता है। आगे बात करें, यूएन के द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर सीज फायर की बात की जा रही है म्यांमार के अंदर में, क्योंकि म्यांमार वाला आर्टिकल मैंने कल डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो वो सब मुद्दे हैं, कैसे सॉल्यूशन यहाँ पर निकालना है। बाकी सोमालिया के अंदर काफी सारी हरकतें चल रही हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं, छोड़ सकते हो। इजराइल चौथा डोज देने जा रहा है, भाई साहब हम लोगों ने अभी 2 भी नहीं लिए। इजराइल की जनसंख्या इतनी कम है कि वो ये काम कर सकते हैं, हमारी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। ईरान न्यूक्लियर टॉक के बारे में बेसिकली यहाँ पर डील चल रही है। देखिए ईरान ये कहता है भाई साहब पहले आप लोग सैंक्शन हटाओ, तब हम लोग डील साइन करेंगे। यूएसए ये कहता है पहले आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आप लोग खत्म करो, तब हम लोग सैंक्शन हटाएंगे। तो दोनों यहाँ पर बेसिकली बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है, तूने मेरी रबर ले ली, तूने मेरा सपना ले लिया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो रेगुलर आप लोग चलते रहते हैं, बीच बीच में कवर कर लिया करेंगे, बाकी इनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दे दिया है, फिर से कोई एडिटोरियल आएगा फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप लोग बेसिकली थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था O विल्सन, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये पुलित्जर प्राइज विनर भी थे। नॉन फिक्शन 1978 में ऑन ह्यूमन नेचर, और इसी के साथ में द आंट्स इन 1990s में इनके द्वारा ये कुछ किताबें पब्लिश की गई थी। ये रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे। डार्विन की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, ये बेसिकली बायोलॉजी के अंदर, तो उससे भी ये कनेक्टेड माने जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हल्का सा याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर गूगल जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी चीजें थी यहाँ पर, ये इकोनॉमी वाले सेक्शन का पोर्शन है। कई सारे कहते हैं इकोनॉमी सेक्शन कवर नहीं करते हो, यार ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है तो मैं कवर कर ही लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मत बोला करो कि कवर नहीं करता हूँ, ठीक है। ऐसे आरोप तो हमसे, ऐसे तो आरोप मत लगाओ, ऐसे लांछन तो मत लगाओ कम से कम यार। तो ये इसके बारे में डिस्कस किया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन बरकरार रखने की कोशिश करता है हमारे देश में, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेटो को लेकर और रशिया को लेकर, ये मुद्दे चल ही रहे हैं। यूक्रेन वाला जो मुद्दा है मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर जो रशिया के द्वारा हथियार लिया गया था यूक्रेन, और इसके चलते रशिया जो है G8 से बाहर निकाल दिया गया और ये G7 बन गया। वो यूक्रेन रशिया ने इसलिए हथियाया क्योंकि रशिया जो है आज की डेट में अगर उस यूक्रेन के ऊपर जो वो क्रीमिया वाला मुद्दा है उसको अगर नहीं हथियाता तो इसके हाथ में कुछ नहीं आता, यानी कि कहने का मतलब इसकी काफी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, तो इसके चलते बेचारे को हथियाना पड़ गया। तो उसके चलते अभी यहाँ पर तुर्की भी इसके साथ में आ गया, और तुर्की तो अपनी रोटी ऐसी जगह सेकता है जहां पर यहाँ पर इसको दिखता है, ये अपने आप को जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनका रहनुमा समझता है, हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर उल्टा रहेगा। इसका तो थोपड़ा भी पसंद नहीं है मुझे, ऐसा इंसान है कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है ये इंसान। अबे जो पाकिस्तान के अंदर चीजें उनको सपोर्ट करो ना, मतलब आज के में जो चीजें हमारी हैं उनके लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, फिर बोलोगे सर पाकिस्तान वाले हमारी वीडियो रिपोर्ट करने लग जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर पाकिस्तान के बारे में इतनी सारी चीजें बोल देते हो, और मैंने देखा लगभग 2% जो व्यू आते हैं यूट्यूब पर वो पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान वालों यार ऐसा कोई नहीं है, मतलब बस यही आप लोग समझते हो, सारी बातें बताने वाली कोई बात नहीं है, रिपोर्ट मत किया करो। आगे चलते हैं, यहाँ पर अवतार जो बेसिकली कोटवाल के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। सीनियर सिटीजन के बारे में पूछा गया था, एडजन सानेडाई के बारे में पूछा गया था, आंग सान सुई की नोबेल प्राइज, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, स्टेट ऑफ हार्मूज के बारे में, पर्शियन जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और ये सारी चीजें तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए। तो इनके बारे में आप लोग भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी ये वोकैबुलरी है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बूमिंग यानी बूम आ गया, ठीक है, तो फलना फूलना बेसिकली। प्रोपेल मतलब एक चालक यानी कि एक तरीके से पुश करना, चीजों को सही तरीके से आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। इसी के साथ में स्टेडली यानी कि तेजी से चीजों को आगे लेकर चलना, बढ़ना, रेगुलर कंटिन्यूअसली लगे रहना, छोड़ना नहीं चीजों को। रैम्पेंट बेसिकली बोलते हैं एक तरीके से कि वर्स कंडीशन में एक तरीके से कुछ चीजें हो गई एकदम अचानक चीजें हो जाना, ठीक है। तो वर्स एक तरीके से कुछ हैपन हो जाना, तो एक तरीके से उसको बोलते हैं अनन्यास करके, ठीक है, अनयांत करके बोल देते हैं। ग्रेटिफिकेशन होता है संतोषजनक, किसी को ग्रेटिफाई करना, प्लेजर एक तरीके से, हाँ सेटिस्फाई है इंसान, वो सारी बातें।
तो कैसा रहा आज का डिस्कशन? देखिए, जो मैंने सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस किया एक एक कर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेनी है, और जो आंसर देता हूं आंसर राइटिंग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और ये डेली 5 क्वेश्चन शाम को आते हैं आप लोगों के, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं सारे, अटेम्प्ट करो इनको। एक क्विज होता है छोटा सा, ओनली 2-2.5 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक छोटी सी वीडियो आप लोगों की मोटिवेशन की आती है 12 बजे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जाना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, लगभग 57,000 लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे आंसर लिखते हैं। आप लोग भी अपना आंसर लिख सकते हैं। डेली 2 क्वेश्चन आप लोग को पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो सपोर्ट प्रोवाइड जरूर किया करो। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये आप लोग जरूर किया करो, जिससे कि चीजें जो है सही डायरेक्शन में चले। और बाकी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।